हायर मार्केट शेयर, मार्केट लीडर होते, मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगी, लो ग्रोथ होगी। बट इसके अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट जो मुझे लगा पढ़ने का, जैसे गिफिन गुड्स एक कॉन्सेप्ट होता है इकोनॉमिक्स का, वो कैश काउस में आएगा क्या? देखो गिफिन गुड्स नहीं बोल सकते। गिफिन देखिए यहाँ पर हम गुड्स से रिलेटेड बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कंपनी से रिलेटेड। वो हो सकता है मोनोपोली आइटम बेच रही हो, लेकिन मोनोपोली आइटम बेचने के बाद भी वो कैश काउ हो सकती है। जैसे कोलगेट, कोलगेट एक कैश काउ है। कैसे? कोलगेट इतनी पुरानी कंपनी है, उसकी जो कोलगेट पाल्मोलिव, तो वो क्या बेचता है सर? कोलगेट का उसका टूथपेस्ट आता है और एक दो आइटम और भी आती है कोलगेट की। तो क्या हो रहा है सर कि वो एक मोनोपोली आइटम बेच रहा है। कोलगेट सिर्फ कोलगेट के पास, अब जिसको कोलगेट करना है वो कोलगेट ही करता है, और बहुत ज्यादा सेल है कोलगेट की, इस एक प्रोडक्ट की, सिर्फ कोलगेट टूथपेस्ट की। तो अब क्या होगा, वो कैश का कैसे है कि सर वो और ग्रोथ नहीं कर पा रहा। जो सेल उसकी चली आ रही है, जो उसका पेट कस्टमर है, वो उसी का माल यूज कर रहा है। नए कस्टमर भी ज्यादा नहीं बन रहे हैं और पुराने भी टूट नहीं रहे हैं, तो उसके पास आ जा रहा है, मार्जिन मोटा है। भाई 10 रुपए की चीज को 50 में बेचते हैं, मार्जिन मोटा है, चले आ रहा है बस, है ना। तो वो कैश का हुआ है। इन फ्यूचर अब उसे अगले प्रोडक्ट में पैसा लगाने के लिए है नहीं, पिछला पैसा आए जा रहा है, वो डिविडेंड में दे देते हैं या अपने पास रख लेते हैं। तो उसके पास ग्रोथ की कमी हो गई है थोड़ी सी। मार्केट शेयर जितना है वो है ही उसका, और वो अच्छा शेयर है, कम नहीं है। भाई अगर मार्केट में कंपनियां हैं और एक ही कंपनी के पास 7-8%, 10% का मार्केट शेयर, तो अच्छा बोला जाएगा। भाई 20 कंपनियों के पास अगर मार्केट शेयर हो तो 5-5% होना चाहिए। लेकिन अगर 10% शेयर एक कंपनी के पास होने के बाद भी, तो उसे बड़ी कंपनी बोला जाएगा। तो इसलिए जो कॉर्पोरेट है वो आपका कैश काउ में जाएगा, और उसको वो मार्केट लीडर भी है, उसकी पैसा भी बढ़िया है, ग्रोथ भी बढ़िया है, ग्रोथ रुक गई है और मार्केट शेयर बढ़िया है, तो जाएगा। इसमें ग्रिफिन गुड्स का कॉन्सेप्ट इसलिए नहीं आ सकता कि हम इंडस्ट्री की बात करते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि ग्रिफिन गुड्स वाली कंपनी भी स्टार बन जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि मोनोपोल वाली कंपनी भी क्वेश्चन मार्क बन जाए। कुछ भी हो सकता है, क्योंकि वो कंपनी की स्ट्रेटेजी क्या है उस पर डिपेंड करता है। कंपनी की मार्केट शेयर और कंपनी की ग्रोथ स्ट्रेटेजी क्या है उस पर डिपेंड करता है कि मुझे कौन से कॉन्सेप्ट पे ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर Which of the following factor increase the threats of new entrant in the industry? इनमें से कौन सा फैक्टर है जो इंक्रीज कर देता है कि नए लोग आने के लिए इजीनेस कर देता है, इंक्रीज कर देता है थ्रेट्स ऑफ न्यू एंट्रेंट इन द इंडस्ट्री? मीनिंग सबको समझ में आ गया कि इनमें से कौन सा फैक्टर ऐसा है जिससे नए एंट्रेंट ज्यादा आ जाएंगे? आंसर बताइए। पहला है हाई कैपिटल रिक्वायर्ड। अगर हाई कैपिटल रिक्वायरमेंट होगी तो नए बंदे तो आ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि सबके पास कैपिटल ज्यादा नहीं होती। स्ट्रॉन्ग ब्रांड रॉयल्टी, अगर ब्रांड रॉयल्टी स्ट्रॉन्ग है तो जितने मर्जी बंदे आ जाए वो कुछ कर ही नहीं पाएंगे। अगला, लो स्विचिंग कॉस्ट फॉर कंज्यूमर, बस यही है। अगर कंज्यूमर के लिए स्विचिंग कॉस्ट लो है तो वो हर उस बंदे के पास चला जाएगा जो उसे कम रेट में देगा। यही इसका आंसर है। कोई प्रॉब्लम किसी को? गवर्नमेंट लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट होगी तो वो इजी नहीं होती एकदम से, तो हर बंदा नहीं आएगा। सी इसका आंसर है। अगर लो स्विचिंग कॉस्ट होगी कस्टमर के लिए तो नया एंट्रेंट आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि तीन चीजें बताइए आपको कि जिसकी वजह से न्यू एंट्रेंट नहीं आ पाते। एक तो वो हाई कैपिटल है, एक वो स्ट्रॉन्ग ब्रांड लॉयल्टी है, और एक गवर्नमेंट लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट है। तो पेपर में ये तीन चीजें याद करके जाओ, फोर्थ वाला तो आंसर आपको पता चल ही जाएगा। तो ये तीन चीजें याद कर लो कि न्यू एंट्रेंट की इंडस्ट्री में आने पे रोक किन तीन चीजों से लगती है? हाई कैपिटल रिक्वायरमेंट से, स्ट्रॉन्ग ब्रांड लॉयल्टी से, और गवर्नमेंट लाइसेंसिंग से। चलिए नेक्स्ट करते हैं। इन पोर्टर्स मॉडल 5 फोर्सेस वाला है ये। विच फोर्स डील विद द पावर ऑफ कस्टमर्स टू ड्राइव प्राइस डाउन? ये कौन सा वाला था कि जिससे कस्टमर की पावर बढ़ जाती थी और प्राइस को डाउन कर देता था? कंपटीशन वाला पार्ट था ये। तो क्या था वो? थ्रीट ऑफ सब्सटीट्यूट या फिर बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर? वेरी गुड, यही है। कंज्यूमर और बायर एक ही होता है, कस्टमर और बायर। तो इसका आंसर हो गया बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर। ये मैंने आपको 5 पोर्टर्स मॉडल जब कल पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि हमारे को सब्सटीट्यूट की देखना चाहिए कि कोई नया सब्सटीट्यूट तो नहीं है। हमें बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर देखनी चाहिए, वो कम होनी चाहिए। बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर कम होनी चाहिए, बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर भी कम होनी चाहिए, सप्लायर की भी कम होनी चाहिए। इंडस्ट्री राइवलरी तो होनी नहीं चाहिए। ये सब पढ़ाए गए थे, लेकिन उसमें से कस्टमर से रिलेटेड कौन सा था? बायर वाला। ये मैंने कल आपको बता दिया था। चलिए, जिसको कुछ समझ में ना आए तो पूछ सकता है। Third, what happens when supplier have high bargaining power? अगर सप्लायर के पास बार्गेनिंग पावर ज्यादा होगी तो वो हमें कम रेट में माल नहीं देगा। सप्लायर, सप्लायर मतलब जिससे हम माल लेते हैं, वो हमें सप्लाई करता है। तो वो क्या करेगा? सप्लाई चेन को डिस्टर्ब कर सकता है, सप्लाई को महंगा कर सकता है, हमारे लिए रॉ मटेरियल कॉस्ट महंगी हो सकती है। यही इसका आंसर है। तो
इससे हमारी इनपुट कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो इसमें से आंसर कौन सा है? दे डिक्रीज प्राइस, गलत। अगर उनके हाथ में होगा तो इंक्रीज करेंगे प्राइस। दे कंट्रोल द सप्लाई चेन, ये भी सही हो सकता है। दे इंक्रीज कंपटीशन अमंग बायर, गलत। कंपटीशन तो बढ़ाएंगे ही नहीं। दे ऑफर डिस्काउंट, डिस्काउंट भी बिल्कुल नहीं देंगे उनके हाथ पावर। इसका सही आंसर हो गया बी, दे कंट्रोल सप्लाई चेन। और इसका एक आंसर ये भी हो सकता है, दे इंक्रीज द प्राइस, डिक्रीज की जगह पर इंक्रीज द प्राइस भी हो सकता है, क्योंकि अगर उनके हाथ में बार्गेनिंग पावर होगी तो वो प्राइस इंक्रीज कर देंगे। यहां तक किसी को कुछ समझ में ना आया हो तो पूछ सकता है, नेक्स्ट पे चलेंगे। सर और इसमें तो गवर्नमेंट का कंट्रोल भी होता है ना? गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होता है, गवर्नमेंट कोशिश करती है कि मोनोपोली ना बने। यहाँ पर मोनोपोली की बात नहीं है, यहाँ पर सिर्फ ये बात हुई है कि सप्लायर थोड़े कम है। कम भी अगर हो, दो चार ही सप्लायर हो तो भी उनका होल्ड रहता है रेट पे। अगर एक ही होगा तो मोनोपोली होगी, एक तो गवर्नमेंट होने नहीं देगी। अगर किसी जगह पर कोई आइटम का एक ही सप्लायर है तो गवर्नमेंट वहां पर दूसरा बिठा देती है कैसे ना कैसे करके। और इंडिया में ऐसी कोई भी जगह, कोई भी चीज ऐसी नहीं है जहां पर मोनोपोली हो किसी की। और छोटे मोटे गांव देहात में होगी भी तो गवर्नमेंट उस पर ध्यान नहीं देती। गवर्नमेंट ने उसके लिए रूल बनाया हुआ है कि हर चीज पे एमआरपी है, एमआरपी से ज्यादा पे तो वो बेच ही नहीं सकता। एमआरपी भी बेच रहा है तो फिर किस बात की मोनोपोली? Which condition increases the threats of substitute in an industry? अब ये threats of substitute आ गया, substitute पे क्वेश्चन आ गया। क्या होती है सर? substitute लोग कब यूज करते हैं? हाई स्विचिंग कॉस्ट होने पे करते हैं क्या? अगर स्विचिंग कॉस्ट हाई होगी तो स्विच करेंगे ही नहीं, वो तो अपने पे ही चलते रहेंगे। तो ये आंसर नहीं है। लो अवेलेबिलिटी ऑफ ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट, अगर ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट मिल ही नहीं पा रहा तो फिर तो वो चेंज करेंगे ही नहीं, ये भी इसका आंसर नहीं है। बेटर प्राइस परफॉर्मेंस रेशियो सब्स्टिट्यूट, अगर दूसरा सब्स्टिट्यूट जो हमें मिल रहा है और उसका रेशियो प्राइस का कम है तो फिर यूज कर लेंगे। अब मुझे बताओ, लोग कॉफी क्यों नहीं पीते ज्यादा? क्योंकि कॉफी का जो सब्स्टिट्यूट है चाय, वो सस्ती है। अगर चाय महंगी हो जाए तो लोग कॉफी पियेंगे, कुछ और पियेंगे ही नहीं। तो बेटर प्राइस परफॉर्मेंस इसका आंसर है। अगर सब्स्टिट्यूट का रेट कम होगा तो लोग सब्स्टिट्यूट पे आ जाएंगे। यही है थ्रीट्स ऑफ सब्स्टिट्यूट। मोनोपोली अगर इंडस्ट्री में होगी तो फिर तो कोई कहीं जाएगा ही नहीं, कि कुछ और चीज है ही नहीं, सब्स्टिट्यूट है ही नहीं। सबको समझ में आ गया? नहीं क्लियर हुआ तो पूछ लीजिए, वरना नेक्स्ट करेंगे। Which of the following factor increase the industry rivalry? इंडस्ट्री में दुश्मनी कब बढ़ती है? जब लो फिक्स कॉस्ट हो? नहीं। अगर फिक्स कॉस्ट कम होगी तो कोई भी कर लेगा, बहुत सारे बंदे इंडस्ट्री लगा लेंगे। स्लो इंडस्ट्री ग्रोथ, देखो इंडस्ट्री में ग्रोथ तो है ही नहीं। मतलब 100 ही कस्टमर है, बस सब उन्हीं पे लड़ रहे हैं, सब एक दूसरे के कस्टमर तोड़ रहे हैं। पता क्या कह रहे हैं? अरे सर वो तो बेकार आदमी है, वो तो नकली सामान लगा देता है, आप मेरे से करवाएगा। फिर दूसरा बोलता है अरे सर दोनों ही पागल हैं, एक दूसरे की बुराई करते हैं और काम नहीं करते, पैसे लेके भाग जाते हैं। इस तरह से एक दूसरे की बुराइयां करते हैं, क्योंकि ग्राहक हो रहा है ही नहीं, ग्रोथ है ही नहीं। ग्रोथ का मतलब न्यू एंट्रेंट्स मिल ही नहीं रहे, न्यू कस्टमर है ही नहीं। जो ग्रोथ है बस मार्केट में वही है, उसी को आपस में तोड़ते रहो एक दूसरे का। ठीक है, तो उसे बोलते हैं स्लो इंडस्ट्री ग्रोथ। और जब स्लो इंडस्ट्री ग्रोथ होती है तो फिर वही कस्टमर होता है सबके लिए। सब एक दूसरे का कस्टमर तोड़ने के लिए राइवलरी ले लेते हैं, सब एक दूसरे की बुराइयां करते हैं। अगर ग्रोथ हो रही होती तो सब कस्टमर तोड़ने की जगह नए कस्टमर एक्वायर करने पे ध्यान देते, फिर एक दूसरे की बुराई करने की जगह सिर्फ अपनी अच्छाई करते हैं। अगर मार्केट में ग्रोथ होती है तो नए कस्टमर पे ध्यान देते हैं, अगर मार्केट में ग्रोथ नहीं होती तो हमें दूसरे का कस्टमर ही तोड़ना पड़ता है, क्योंकि नया तो है ही नहीं। और जब हम दूसरे का कस्टमर तोड़ेंगे तो फिर वहां पर राइवलरी हो जाएगी। तो इसका सही आंसर है स्लो इंडस्ट्री ग्रोथ। और ये सब लिखा हुआ है, नीचे पढ़ोगे। स्लो इंडस्ट्री इंटेंसिफाइज द कंपटीशन एज कंपनीज फाइट फॉर अ लिमिटेड मार्केट। तो फिर एक दूसरे से झगड़ा करना पड़ता है क्योंकि ग्राहक तो नहीं है। हाई फिक्स कॉस्ट आल्सो लीड टू अग्रेसिव प्राइसिंग टू कवर कॉस्ट। और अगर हाई फिक्स कॉस्ट हो तो उससे भी, इसमें हाई फिक्स कॉस्ट तो था ही नहीं, लेकिन अगर मान लो हाई फिक्स कॉस्ट आ जाए क्वेश्चन में तो वो भी राइवलरी का कारण हो जाता है। तो आपने दो चीजें याद करनी है इसमें। राइवलरी के दो कारण है, एक तो क्या, स्लो इंडस्ट्री ग्रोथ, एक तो ये, एक हाई फिक्स कॉस्ट और एक कंपटीशन। तीन चीजें, कंपटीशन, स्लो ग्रोथ और हाई फिक्स कॉस्ट। ये तीन कारण है इंडस्ट्री में राइवलरी के। तो जब आप ये बैक क्वेश्चन करते हैं ना तो सिर्फ आंसर पे ध्यान नहीं देना है, बाकी तीन ऑप्शन क्यों नहीं है, हम उसमें से क्या समझ सकते हैं, ये नोट्स बनाने हैं आपको। और ये नोट्स बनाओगे तो पेपर में कंफर्म क्लियर हो जाएंगे। 2 मिनट में मैं थोड़ा सा रिवीजन और कराऊंगा, फिर एक इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ पोर्टर्स 5 फोर्स मॉडल? पोर्टर्स 5 फोर्स मॉडल का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? क्या था जरा बताओ। क्या वो प्रिडिक्ट कर देता था स्टॉक प्राइस मूवमेंट को? स्टॉक की प्राइस तो बताता ही नहीं था, वो तो कंपनी की 5 चीजें बताता था। एनालाइज इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस और प्रॉफिटेबिलिटी थी क्या? क्या वो कंपनी की अट्रैक्टिवनेस और प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में बात करता था? करता था। और क्या करता था? यही तो करता था
क्या वो इंटरनल ऑपरेशन को मैनेज करता था? नहीं। क्या वो कस्टमर सेटिस्फेक्शन से रिलेटेड कोई बात करता था? नहीं। ये जितने भी मॉडल हैं सबके सब कंपनी से रिलेटेड ही बात करते हैं और कोई बात नहीं करते। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। इफ अ कंपनी बैकवर्ड इंटीग्रेट्स बाय प्रोड्यूसिंग इट्स ऑन रॉ मटेरियल। अब कंपनी ने क्या किया, पहले मान लीजिए वो माचिस बनाती थी, मैच बॉक्स। अब उसने क्या करा, मैच बॉक्स के साथ साथ खेती करनी भी शुरू कर दी और वो जो मैच बॉक्स के लिए लकड़ी लगती है ना, वो बोनी शुरू कर दी। इसे बोलते हैं बैकवर्ड इंटीग्रेशन। जो आपका रॉ मटेरियल था वो खुद ही प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। तो इससे क्या होगा, इट इज रिड्यूसिंग द पावर ऑफ किसकी पावर कम करेगा? अगर कंपनी ने बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर दिया तो ये किसकी पावर को रिड्यूस करेगा? जिससे आप माल खरीद रहे थे। अब आपको क्या होगा, पहले तो आप खुद ही बना रहे हो, जब आप खुद ही बना रहे हो तो उससे आप कम खरीदोगे, तो उसकी पावर कम हो जाएगी। और अगर उससे खरीदोगे तो आपको पता है कितने की पड़ती है, तो आप उससे बार्गेनिंग करोगे, अरे भाई मैं खुद बना रहा हूँ भाई, इतने की पड़ती है तो इतने लगा ले। तो सप्लायर की बार्गेनिंग पावर कम हो जाएगी। अब आप जो रेट उसे देना चाहोगे वो उतने पे भी बेच देगा। यहाँ तक किसी को कोई क्वेरी समझ में ना आया हो तो बताइए। सर इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था इसके अंदर वो था लो लो फिक्स कॉस्ट वाला इंडस्ट्रियल राइवलरी, that would indirectly also be a factor for industrial rivalry because they would low fixed cost would induce more competition. आपका डाउट ये है सर, अगर फिक्स कॉस्ट छोटी है तो कंपटीशन बढ़ जाएगा, राइवलरी नहीं बढ़ेगी। अगर तो एक तरह से राइवलरी तो होगी। बता रहा हूँ, अगर फिक्स कॉस्ट लो है, चलिए मैं एक बात ही कर लेता हूँ। जैसे हम बात करते हैं सोलर के बिजनेस की, सोलर का बिजनेस ले रहा हूँ कि यहाँ पर फिट बैठ रहा है। सोलर का दो तरीके हैं करने के, तो जैसे मैं कर रहा हूँ रजिस्ट्रेशन वगैरह करा के वैसे, और एक तरीका है कि मान लीजिए आप आए मेरे पास, सर मैं आपको अपने शहर में सोलर की साइट्स दूंगा और आप मुझे कमीशन दे देना। तो कमीशन का काम करने में फिक्स कॉस्ट बहुत कम होती है। कितनी फिक्स कॉस्ट है, मान लीजिए आपने कमीशन काम करने के लिए मुझे 20-25 हजार रुपए एडवांस दे दिया, मैं जो अपनी फ्रेंचाइजी फीस 20-50 हजार रुपए, आपने वो किया और काम शुरू। यहाँ पर लो फिक्स कॉस्ट होगी, लेकिन इसकी वजह से किसी के बीच में भी राइवलरी नहीं बढ़ेगी, क्योंकि मार्केट में ग्रोथ होता है। आप सोलर के 100 बंदे भी काम करने लगोगे ना, तो इतना ऑर्डर है मार्केट में, इतना ऑर्डर है, कोई एक दूसरे के ग्राहक नहीं तोड़ेगा, सब अपने अपने ग्राहक अलग ढूंढ लेंगे और सबको मिल भी जाएंगे। तो लो फिक्स कॉस्ट होने का मतलब ये नहीं है कि आपको कोई वहां पर कंपटीशन एकदम से ज्यादा हो ही जाएगा। इन चीजों लो फिक्स कॉस्ट से फर्क नहीं पड़ता। अगर मान लो ग्रोथ नहीं है ना, सबसे ज्यादा होता है जहां पर ग्रोथ नहीं होती। तो लो फिक्स कॉस्ट कोई राइवलरी नहीं होगी जी अपने। ठीक है। नेक्स्ट है 8th, विच फैक्टर लोअर द बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर। बायर की बार्गेनिंग पावर कौन सा कम कर देता है? बायर कौन होता है? जो हमारा कस्टमर होता है। हाई प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन का मतलब आपका प्रोडक्ट औरों से अलग है, बिल्कुल ठीक। अगर आपका प्रोडक्ट औरों से अलग है, अब मान लीजिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और मेरे पढ़ाने का तरीका औरों से अलग है, तो कोई कितना भी बढ़िया, मैं दूसरा टीचर भी चाहे कितना भी बढ़िया पढ़ा रहा है, अगर आपको मेरा तरीका बढ़िया लग रहा है और मैं डिफरेंशिएट कर पा रहा हूँ, तो आप मेरे पास ही रहेंगे। अगर दूसरा टीचर कम फीस में भी पढ़ा देगा तो भी आप मेरे पास रहेंगे। इससे आपकी बार्गेनिंग पावर कम हो रही है। लेकिन अगर मान लीजिए कि मैं पढ़ाने की बात ना करूं, सिर्फ बुक की बात करूं, तो बुक का क्या होगा कि बुक अगर मैं नहीं बेचूंगा तो कोई और दे देगा। तो बुक तो मार्केट में कैसी मिलती है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है ही नहीं। तो अगर प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन नहीं होगा तो फिर मेरी पावर कम हो जाएगी बार्गेनिंग की। लेकिन अगर प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होगा तो आपकी पावर कम हो जाएगी, फिर तो जो रेट मैं बोलूंगा आपको देना ही पड़ेगा। तो इसे बोलते हैं बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर, कि अगर प्रोडक्ट डिफरेंशिएट है और अच्छा है, आपको पसंद आ गया, तो फिर आप उसे किसी भी रेट में, थोड़े ज्यादा रेट में भी ले लोगे, किसी भी रेट में तो नहीं लोगे, लेकिन एक नॉर्मल रेट से कुछ ज्यादा भी दे दोगे, क्योंकि वो डिफरेंशिएट प्रोडक्ट है। लेकिन अगर सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होगा तो आप ज्यादा पैसे नहीं दोगे, लो स्विचिंग कॉस्ट होगी तो आप स्विच कर लोगे, लार्ज नंबर ऑफ बायर होंगे, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होंगे तो भी आप जो है, तब भी इससे आपको फर्क नहीं पड़ता लार्ज हो या कितने भी, आपको तो अगर कहीं और मिलेगा तो आप ले लोगे। तो इसका सही आंसर हो गया हाई प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। लेकिन अगर यहाँ पर लिखा होता लार्ज नंबर ऑफ सेलर तो आपका आंसर ये भी हो जाता, क्योंकि सेलर बहुत ज्यादा है तो आप किसी और से ले लोगे। तो बायर है इसलिए आंसर नहीं है, सेलर होता तो आंसर हो जाता। कोई क्वेरी हो समझ में ना आया हो तो बोलिए, वरना नेक्स्ट पे चलिए। अब देखिए सर, अभी जैसे एडमिशन का टाइम चल रहा है। अब एडमिशन का टाइम, हाँ, तो अब क्या, हाँ, तो अब क्या है कि स्टेशनरी का सबको जरूरत है। एक दुकानदार स्टेशनरी में कॉपीज बेच रहा था, वो 20% डिस्काउंट दे रहा था। उसी के पास में एक दुकान थी, जब हमने कहा चलो 20% है,
हम दूसरे से जाकर देखते पूछते हैं, दूसरे के पास गए तो हमने कहा कि यार क्या डिस्काउंट है, बोला 20%, मतलब 20 तो वही दे रहा था, बोला कोई बात नहीं आप 25 दे दो। अब मैं 25 दूंगा आपको, आप कॉपी जहां से ले लो। सर इस चलो हम तो लेने वाले थे कि हम 25 ले लेते हैं, लेकिन मैंने फिर भी सोचा कि यार एक दुकान और है, इससे पूछते हैं। जब हम उसके पास गए, जब मैंने उसको बोला कि यार वो हमें 25 दे रहा है, आप कितना दो, वो बोलता मैं 30 दे दूं। देखो एक ही कॉपी, मतलब जो कॉपीज है जो ले रहे हैं, प्रोडक्ट लेकिन डिफरेंशिएशन नहीं कंपटीशन था, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन हाँ नहीं था, नंबर ऑफ सेलर बहुत ज्यादा थे और बहुत ज्यादा थे। बायर लिमिटेड है, बस वही स्कूल के बच्चे ही आएंगे और वही 4-5 हाँ, आएंगे, तो वो एक दूसरे का ग्राहक तोड़ने के लिए प्रोडक्ट के रेट कम कर रहे हैं और उसकी वजह से सेलर की बार्गेनिंग पावर कम हो रही है और आपकी बार्गेनिंग पावर ज्यादा हो रही है। इसीलिए क्योंकि आपकी बार्गेनिंग पावर थी तो आपने 3-4 दुकानों पे पता करा, लेकिन जो स्कूल वालों ने बुक लगाई थी वो आपने चुपचाप एक दुकान से ले ली, वो भी एमआरपी पे। लेकिन लेकिन एक बात और ये बता रहा हूँ, अब इसमें क्या हुआ कि इस साल तो गवर्नमेंट ने कर दिया कि एनसीईआरटी की बुक होगी, आप जहां मर्जी से ले लो, ठीक है, आपको बुक मिल रही है सस्ती। पिछले साल जिस स्कूल की बुक मिलनी थी वो उस स्कूल में स्टेशनरी में जाके मिलनी थी, सर वो ऐसे करके बोलता था कि लेनी है तो ले लो, इसी रेट में मिलनी है, इसी में ये रेट है, ये डिस्काउंट है, तो ये कॉपी इसी भी चीज वो का उसी रेट में देता था। ये इसी चीज का एग्जांपल है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। स्कूल वाले क्या करते थे, अपना प्रोडक्ट एक अलग बना देते थे, वो उनके सेलर के पास ही मिलता था, किसी और दुकान पर मिलता ही नहीं था, तो वो प्रोडक्ट डिफरेंशिएट हो जाता था और आपको वही लेना है, तो आपकी बार्गेनिंग पावर हो जाती थी उस टाइम पर कम। अब क्या हो गया, गवर्नमेंट ने कहा एनसीईआरटी की बुक ही लेनी है, वो सबके पास अवेलेबल है, तो आपकी बार्गेनिंग पावर हो गई फुल। अब आप उसे बिल्कुल ले लेते हो जिस भी रेट पे आपको मार्केट में मिल रही होती है, जो कम पे देता है उससे लेते हो। ठीक है, अब कॉपीज के बारे में आते हैं। कॉपीज क्या है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएट ही नहीं, सबके पास एक जैसा है, तो वहां पर सप्लायर की बार्गेनिंग पावर कम हो जाएगी, आपकी बार्गेनिंग पावर यानी बायर की बार्गेनिंग पावर ज्यादा हो जाएगी, इसीलिए वो रेट कर करके खरीद रहा है। तो ये जो आपने बताया ये सब का सब सेम है जो मैं अभी आपको समझाया। कोई क्वेरी हो तो बोलिए, वरना आगे बढ़ेंगे। व्हाट कैन रिड्यूस द थ्रेट्स ऑफ न्यू एंट्रेंट, ये क्वेश्चन दोबारा आ गया। न्यू एंट्रेंट की थ्रेट्स कौन बचाएगा? सर रिड्यूस, रिड्यूस मतलब कौन कम करेगा, किससे न्यू एंट्रेंट नहीं आ पाएंगे? अगर लो कैपिटल इन्वेस्टमेंट होगी तो वो आ जाएगा, इस्टेब्लिश्ड ब्रांड लॉयल्टी होगी तो वो नहीं आ पाएगा, यही आंसर है बी। अगर ब्रांड, ये मैंने थोड़ी देर पहले बताया ही था, 3 पॉइंट बताए थे, ब्रांड लॉयल्टी, हाई फिक्स कॉस्ट, और तीसरा क्या बताया था, लाइसेंसिंग, गवर्नमेंट लाइसेंसिंग। ये 3 पॉइंट याद कर लो, इन 3 की वजह से न्यू एंट्रेंट नहीं आ पाता। घुमा फिरा के क्वेश्चन यही बनेगा, ठीक है। और एक हाई स्विचिंग कॉस्ट भी लिख सकते हो आप इसके अंदर, हाई स्विचिंग कॉस्ट। क्वेश्चन नंबर 1, डेट टू इक्विटी रेशियो, टोटल डेट गिवन है, इक्विटी गिवन है, आंसर आ जाएगा 50 lakhs डिवाइडेड बाय 25 lakhs, आंसर आ गया 2। सेकंड, किसी को समझ में ना आ रहा हो, मेरी स्पीड ज्यादा लग रही हो तो बताते रहना। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला था ईबीआईटी डिवाइड बाय इंटरेस्ट एक्सपेंस, सब कुछ पहले से ही गिवन है, 10 lakhs डिवाइड बाय 2, आंसर आ गया 5, कुछ नया करने की जरूरत ही नहीं है। तीसरा, डेट टू एसेट रेशियो, टोटल डेट डिवाइड बाय एसेट, तो टोटल डेट ऊपर 30 डिवाइडेड बाय 50, आंसर आ गया 0.6, 0.6 भी लिख सकते हैं ऐसे, और 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो जो आंसर आएगा वो परसेंटेज भी लिख सकते हैं, 60% भी लिख सकते हैं, दोनों ठीक है। इक्विटी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला मैंने कल बताया था, इक्विटी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला था टोटल एसेट डिवाइडेड बाय इक्विटी, टोटल एसेट है 75 lakhs डिवाइडेड बाय 25 lakhs, आंसर आ गया 3। कोई क्वेरी हो तो बोलते रहना। डीएससीआर की कैलकुलेशन बताई थी हमने आपको, डीएससीआर था आपका नेट ऑपरेटिंग इनकम ऊपर यानी कि ईबीआईटी डिवाइडेड बाय टोटल डेट, टोटल डेट सर्विस थी 8 lakhs की, 12 lakh डिवाइड बाय 8, 1.5 आ गया। बताया था ना डेट सर्विस रेशियो। क्विक रिकैप, ये सब आपको याद करने के लिए बोला था, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप कर लोगे, न्यूमेरिकल मैंने करा दिए हैं, ऐसे ही और भी न्यूमेरिकल होंगे तो मैं करा दूंगा, बाकी आप करते रहिए, सब हो जाएंगे। किसी को न्यूमेरिकल करने में प्रॉब्लम तो नहीं आ रही? नहीं सर वो नहीं सर, नहीं। अगर फॉर्मूला लर्न कर लिया, तरीके से पुट करोगे वैल्यूज, तो अपने आप आंसर आएगा। सारे क्वेश्चंस के आंसर मैंने करके दे रखे हैं, आप उनमें से समझोगे तो समझ में भी आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट चैप्टर देख रहा हूँ, बीच में कोई न्यूमेरिकल आया तो करा दूंगा।
ये आ गया, ये क्वेश्चन मैं कल करा चुका हूं। नेक्स्ट चैप्टर था हमारा कंपनी एनालिसिस, चैप्टर नंबर 7। चलिए जी, बहुत ही बढ़िया चैप्टर है, ध्यान से पढ़ेंगे। कंपनी एनालिसिस, बिजनेस एंड गवर्नेंस क्या है सर? स्वॉट एनालिसिस मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। सर स्ट्रेंथ में क्या क्या हो सकता है? सर स्ट्रॉन्ग ब्रांड रेपुटेशन है आपकी, लॉयल कस्टमर बेस है, आपके अलावा किसी और चीज की यूज ही नहीं करता, यूनिक टेक्नोलॉजी और पेटेंट है आपके पास, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल पोजीशन है आपकी, पैसा बहुत है आपके पास, आप कोई भी चीज को इनोवेशन एकदम कर पाएंगे, और स्किल्ड वर्कफोर्स है, काम आता है आपकी वर्कफोर्स को, जो आपके यहाँ लेबर है सारा काम आता है बढ़िया तरीके से, कस्टमर सेटिस्फेक्शन है। चलिए वीकनेस क्या हो सकती है सर? ऑपरेशनल कॉस्ट आपके यहाँ ज्यादा है, लिमिटेड मार्केट रीच है, ग्रोथ ही नहीं है मार्केट में, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी पे आप काम कर रहे हैं, पुअर सप्लाई चेन मैनेजमेंट है आपका, आपको काम करने 15 दिन लगते हैं, दूसरे बंदे 5 ही दिन में निपटा देते हैं, डिपेंडेंसी ऑन की सप्लायर, कोई एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको जो आपको पीछे सप्लाई अच्छे से नहीं हो पा रहा और उसके बिना आपकी चीज बिकेगी नहीं, तो फिर आपको जो है लेट सेल्स होता है कि पीछे से माल ही नहीं मिल पाता, तो ये सब आपकी वीकनेस है। वेरी गुड। इसके बाद अपॉर्चुनिटी क्या हो सकती है सर? इमर्जिंग मार्केट एंड अनटैप्ड कस्टमर बेस। सर ऐसा कस्टमर बेस भी है जिस पर अभी तक कोई गया ही नहीं, वहां पर आप जा सकते हो। न्यू टेक्नोलॉजी इन्वेंशन हो सकती है जो आपने कर ली और के पास नहीं है, ये अपॉर्चुनिटी है। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और कोलैबोरेशन कर सकते हो आप किसी दूसरी कंपनी के साथ और वहां पर जाकर भी बेच सकते हो। जैसे कि मान लीजिए आप अभी हल्दीराम जो है खाली गुजरात में बेचते थे, लेकिन फिर हल्दीराम वाले ने क्या करा कि भैया मैं तो पूरे इंडिया में बेचूंगा, तो एक कंपनी को पकड़ा, भाई तू मेरा माल बेचने में मेरी मदद कर, वो उसकी मार्केटिंग कर देती और वो उसे पैसे देता था, तो ऐसे हल्दीराम अपना नेशनल ब्रांड बन गया। चेंजिंग कस्टमर प्रेफरेंस, कस्टमर की प्रेफरेंस ही चेंज कर दो आप। कस्टमर की प्रेफरेंस कैसे चेंज कर दोगे? अच्छा प्रोडक्ट देके। गवर्नमेंट इंसेंटिव, फेवरेबल रेगुलेशन, अगर मान लीजिए जिस काम में आप हो और वहां पर गवर्नमेंट इंसेंटिव दे रही है तो उसमें से आपको ग्रोथ मिल जाएगी। सोलर के काम में गवर्नमेंट अभी इंसेंटिव दे रही है, उसकी वजह से ग्रोथ ही ग्रोथ है, जितने मर्जी बंदे आ जाए सोलर के काम में उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी। थ्रेट्स, थ्रेट्स क्या है? थ्रेट्स मतलब आपके लिए दिक्कतें, आपके लिए प्रॉब्लम क्या है? इंक्रीजिंग कंपटीशन, रेगुलेटरी चेंज हो गई, रेगुलेशन चेंज हो गई मतलब लॉ चेंज हो गया, इकोनॉमिक डाउनटर्न शुरू हो गया, टेक्नोलॉजिकल डिस्टर्बेंस आ गई और चेंजिंग कंज्यूमर प्रेफरेंस। तो इन सब केसेस में आपके प्रोडक्ट की वैल्यू, आपके प्रोडक्ट की डिमांड कम हो जाएगी। ये सब मैंने आपको कल ही पढ़ा दिया था। चलो ये स्वॉट एनालिसिस आप खुद पढ़ोगे, जो बचा है क्वेश्चन आप खुद कर लोगे स्वॉट एनालिसिस वाले। अगला वो जो है टॉपिक वो मैं कराऊंगा, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, इस पे आ जाओ। ये हेडिंग है कॉर्पोरेट गवर्नेंस इंश्योर, सॉरी की एस्पेक्ट, अच्छा कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, ये हेडिंग बनानी पड़ेगी मुझे। कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होता है सर? आप कॉर्पोरेट में जो भी काम करेंगे ना वो आपको एथिक्स के साथ करना है, उसमें कोई फ्रॉडबाजी नहीं करनी है और सारी चीजें पूरे बतानी है। और जो उसके स्टेक होल्डर है, स्टेक होल्डर कौन होता है जरा पहले वही समझ लो। सर एक कंपनी के काम से किसी को फायदा या नुकसान होता है उसे स्टेक होल्डर बोलते हैं। मतलब सर इक्विटी शेयर होल्डर स्टेक होल्डर है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर भी है, क्रेडिटर्स भी है। क्रेडिटर्स कौन होते हैं सर? जो हमें माल उधार देते हैं। अगर कंपनी को नुकसान हो गया तो क्रेडिटर्स के पैसे भी तो मर सकते हैं ना, तो वो भी स्टेक होल्डर होता है। डेटर्स भी होते हैं सर। अच्छा हमारे यहाँ जो सैलरी ले रहे हैं एम्प्लॉय, एम्प्लॉय भी होते हैं, गवर्नमेंट भी होती है, ये सबके सब स्टेक होल्डर होते हैं। इससे कंपनी को फर्क पड़ता है तो इन्हें भी फर्क पड़ता है। तो सर ये जो स्टेक होल्डर होते हैं ना, इनके फायदे के लिए काम करना है, ऐसा कोई भी काम नहीं करना जो इनसे इनका नुकसान हो जाए। की एस्पेक्ट ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है सर? एक तो एथिक्स के साथ काम करना है, एथिक्स मतलब डिसिप्लिन के साथ, प्रमोटिंग द एथिकल बिहेवियर इन डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग करते समय ना एथिकल बिहेवियर रखना, यानी कि रिश्वत लेके कोई गलत डिसीजन ले लो, ऐसा मत करना। अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी मतलब जिम्मेदार बन रहा, होल्डिंग मैनेजमेंट अकाउंटेबल टू शेयर होल्डर्स एंड स्टेक होल्डर। अगर मैनेजमेंट ने कोई भी गलत डिसीजन लिया तो उसके लिए मैनेजमेंट जिम्मेदार हो जाएगी, या तो रीजन बताना पड़ेगा भाई तुमने उस टाइम पर ये डिसीजन क्यों लिया, और अगर जस्टिफाई नहीं कर पाए ना कि भैया तुमने ये बेवकूफी वाला डिसीजन क्यों लिया, तो फिर वो अकाउंटेबिलिटी हो जाएगी, मतलब उनके कंपनसेशन ले पाएंगे। ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी मतलब कुछ भी छुपाना नहीं है, सब कुछ बताना है। एंश्योरिंग डिस्क्लोजर, डिस्क्लोजर मतलब बताना है ऑफ एक्यूरेट, सही चीज बतानी है और टाइमली बतानी है। ट्रांसपेरेंसी होती है। रिस्क मैनेजमेंट, सर रिस्क मैनेजमेंट भी करना पड़ता है, आइडेंटिफाई कर लेना और मिटिगेट कर देना बिजनेस रिस्क। अगर कोई रिस्क है, अगर आपको लगता है बंदा पैसे नहीं देगा तो सुधार मत देना, अगर आपको लगता है कंपनी खत्म होने वाली है उससे पैसे जल्दी निकलवा लेना। कंप्लायंस, जो गवर्नमेंट की रेगुलेशन है उनको कंप्लायंस भी कर लेना, यही सब कहलाता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस। क्या? डिसिप्लिन से काम करना, अकाउंटेबिलिटी के साथ काम करना, ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करना, रिस्क मैनेजमेंट करना और गवर्नमेंट का कंप्लायंस भी करना। जैसे एग्जांपल इन्फोसिस नोन फॉर इट्स स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिस, कह रहा है इन्फोसिस तो इस चीज के लिए फेमस है कि वो बहुत बड़े तरीके से काम करती है।
एंश्योरिंग ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी, वहां पर मैनेजमेंट अपने आप को बिल्कुल जिम्मेदार समझता है अगर कोई गड़बड़ करी हो। सत्यम स्कैम वीक गवर्नेंस का ही पार्ट था। भाई सत्यम स्कैम हो गया, बताओ कंपनी को पता ही नहीं हमारे यहाँ चल क्या रहा है, तो इसको बोलते हैं वीक कॉर्पोरेट गवर्नेंस। अगर आपको यही नहीं पता कंपनी में चल क्या रहा है तो आपका कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छा नहीं है। बताओ जी क्वेश्चन का आंसर। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स एंड चेंजेस देयरइन हैव टू बी इन्फॉर्म्ड बाय कंपनीज टू एक्सचेंज पीरियडिकली, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। अगर यस सर। शेयर होल्डर पैटर्न चेंज हो रहा है तो कंपनी को वो एक्सचेंज को बताना पड़ता है। बिल्कुल सही बात है। लिस्टेड कंपनी के रेगुलेशंस के हिसाब से क्वार्टरली बेसिस पे बताना पड़ता है कि हमारे शेयर होल्डर कितने हैं। कैसे बताना पड़ता है? सबमिशन ऑफ शेयर होल्डिंग पैटर्न विद इन 20 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द ईच क्वार्टर। हर क्वार्टर के 21 दिन के अंदर अंदर कंपनी को ये बताना पड़ता है कि हमारे शेयर होल्डर अब कितने हैं। सर एक अभी जो आपने ऊपर वाला पढ़ाया जो इन्फोसिस वाला बता रहे थे, मैं 2 एग्जांपल बताता हूँ, आप बताना ये इसी का पार्ट है। पहला 2 दिसंबर 2023 में मैं पॉलीकैब को ट्रैक कर रहा था, तो उसमें एक दिसंबर 22 में एक खबर आई कि आईटी की रेट बढ़ गई, उसमें उसने कोई सेल का घपला कर दिया, तो वो 5500 का शेयर टूट के सीधा 3800 पे आ गया। तो जो इस तरह का जो चीज थी, ये ये भी अपने कॉर्पोरेट गवर्नेंस में आती है। लो कॉर्पोरेट गवर्नेंस ये बिल्कुल ठीक। हाँ दिन पहले इंडस्ट्रियल बैंक में भी आई। हाँ, इंडस बैंक में जो भी एक हुआ, ये भी लो कॉर्पोरेट गवर्नेंस। जो यस बैंक है, ये भी लो। आज आरबीआई गवर्नर ने ये बात बोली भी है कि इंडसइंड बैंक पे जो हुआ वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सारे बैंक में कोई कमी है। सिर्फ एक बैंक की कॉर्पोरेट गवर्नेंस में कमी थी और हमने वो जो मैनेजमेंट था वो चेंज भी कर दिया, उस बंदे को निकाल के दूसरा भी कर दिया अंदर खाने, लेकिन उसकी वजह से पूरा का पूरा बैंकिंग सेक्टर पे कोई दिक्कत नहीं। बात आज ही बोल रही है। तो अगर उसमें जैसे मान लो मैं पॉलीकैब की बात करता हूँ और पॉलीकैब को अगर आईटी रेट बढ़ी, लेकिन जो वहां की जो ये थी कंपनी की जो मैनेजमेंट थी, उसकी जो कमेंट्री थी वो बड़ी स्ट्रॉन्ग थी, फिर उसके ऊपर बाद में वो बात कुछ हुई नहीं, वो शेयर फिर भाग गया, तो क्या वो ये भी गलत रिमोर भी हो सकता है? देखिए मैं बताता हूँ, अगर किसी के ऊपर आईटी रेट पड़ी वो गलत नहीं है, लेकिन अगर वहां पर आईटी में कुछ गड़बड़ निकल आई और वो गड़बड़ मैनेजमेंट को भी नहीं पता था, है ना, तो वो गलत है। दूसरा ऐसा भी तो सकता है ना, मैनेजमेंट खुद ही इनकम टैक्स चोरी कर रही हो, इनकम टैक्स कम दे रही हो, अगर कम दे रही है उससे कंपनी का फायदा ही है, लेकिन अब वो पकड़ी गई टैक्स देना पड़ जाएगा। तो यहाँ पर कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू तो नहीं है। चोरी पकड़ी जाए तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू, आईटी रेट पकड़ी जाए, आईटी का इनकम टैक्स पकड़ा जाए तो कुछ नहीं। हाँ अगर वहां पर आपने कोई पैसा ही गबन कर लिया वो पकड़ा जाए तो वो फिर कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू हो जाएगा। अब एक के हट के मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि अगर मान लीजिए क्या ऐसा हो सकता है, चांसेस नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि उन्होंने इनकम टैक्स वालों को पैसे खिला के वो केस रफा दफा कर दिया, ऐसा भी होता है? बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, होता है, ऐसा ही होता है। तो अल्टीमेटली कंपनी का तो फायदा ही है ना, अगर उन्हें टैक्स नहीं देना पड़ा कंपनी का शेयर वापस बढ़ जाएगा। देखो थोड़ा बहुत हर कंपनी में गड़बड़ है ये वाली, है ना, बड़ी कंपनियों में नहीं है, छोटी छोटी कंपनियों में तो होती है। मिड कैप की कंपनियां ये काम करती हैं, थोड़ा बहुत वो इनकम टैक्स भी चुराती हैं, थोड़ा बहुत वो अपने कैश का ट्रांजैक्शन भी करती हैं, थोड़ा बहुत वो उल्टे सीधे काम करती हैं, और हम हर चीज को नहीं जांच सकते। थोड़े बहुत को तो हम चला लेते हैं, कोई बड़ा फ्रॉड पकड़ा जाएगा तो वो शेयर आधा हो जाएगा एकदम से। पढ़ते हैं। हाँ तो मैं ये बता रहा था कॉर्पोरेट गवर्नेंस, इसमें मैंने बताया था कि 21 दिन के अंदर अंदर आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न बताना पड़ता है हर 3 महीने में, इवेंट बेस्ड डिस्क्लोजर, और कोई भी मटेरियल चेंज होगा, अगर आपकी शेयर होल्डिंग में 2% से ज्यादा का चेंज होगा किसी भी वजह से, तो वो तो आपको उसी टाइम बताना पड़ेगा, उसमें 21 दिन में नहीं लगाने। अगर आपका कोई भी मटेरियल चेंज हो रहा है तो चेंज होने से पहले ही बता देना पड़ता है कि सर इस डेट को मैं ये काम करने वाला हूँ, फिर उसके बाद करना पड़ता है। चलिए पर्पज क्या होता है ऐसा करने का? सर वो ट्रांसपेरेंसी, कि भैया शेयर होल्डर को पता चलता रहे क्या हो रहा है टाइम से, जिससे कि अगर शेयर में कुछ ऊपर नीचे करना है तो कर दे। जैसे अगर स्टेक होल्डर में या प्रमोटर ने किसी ने कोई शेयर प्लेज किया, प्लेज करने पे भी बताना पड़ेगा, और जब उस प्लेज में से छुड़वाएगा उस पैसे देके तब भी बताना पड़ेगा। दोनों केस में बताना पड़ेगा। प्लेज करने के सेम डे बताना पड़ेगा, जिस दिन प्लेज करा उसी दिन बताना पड़ेगा, और जिस दिन छुड़वा रहा है उसी दिन बताना पड़ेगा। प्लेज करने वाले दिन ही बताना पड़ेगा, ना 21 दिन का टाइम मिलेगा ना 2 दिन का टाइम मिलेगा, मिलेगा ही नहीं। फिर से एक क्वेश्चन आ गया,
A good analyst must keep a track of disclosure. एक एनालिस्ट को अपने डिस्क्लोजर्स का ट्रैक रखना चाहिए, कमिटमेंट्स का, and deliveries of an organization periodically to judge a company whether true or false. देखो ये आपके लिए रूल है कि आपने जितनी भी कंपनियों पर रिपोर्ट बनाई है, जितनी भी कंपनियों पर रिकमेंडेशन दी है, उसे एक डायरी में नोट करके लिखो डेट वाइज कि मैंने ये यहाँ पर मैंने ये बोला था। ये आपको रिकॉर्ड बनाकर रखना पड़ेगा। मान लो अगर कभी आपको कंपनी वो से भी पूछने लगे, भैया तुमने ये रिकॉर्ड बना दे होगा, तुमने किस हिसाब से इसको डिस्क्लोजर दिया था, किस हिसाब से आपने इसको ट्रैक किया था, किस हिसाब से आपने इसको रिकमेंड किया था, उसके रीजंस क्या थे, तो वो आप तभी बता पाओगे ना जब आपके पास डायरी में लिखा होगा कौन सी डेट को मैंने बताया था वो। तो अगर आपके पास डायरी में मेंटेन होगा सब कुछ, तो आप बता पाओगे सर मैंने टेक्निकल के हिसाब से दिया था या फिर मैंने फंडामेंटल के हिसाब से दिया था। फंडामेंटल के हिसाब से दिया था तो मैंने कुछ रिपोर्ट बनाई होंगी, वो रिपोर्ट दिखानी पड़ेगी। टेक्निकल के हिसाब से दिया होगा तो कोई चार्ट वगैरह बना के रखा होगा तो उसके हिसाब से दिया होगा। और अगर आपने इंट्राडे पोजीशन के हिसाब से दिया होगा तो कोई बात नहीं है। अगर मान लो जैसे ही आपने कहा कि इस कंपनी को खरीदो और वो कंपनी 50% चढ़ गई, फिर आपने एक दिन बोला इस कंपनी को बेचो, वो सीधे 50% गिर गई, तो आपके ऊपर नोटिस आ सकता है, भैया हमें ऐसा लग रहा है कि आप इनसाइडर ट्रेडिंग कर रहे हो। तो फिर आपको साबित करना पड़ेगा कि सर एक चीज तो ये कि मैं इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं कर रहा हूँ, दूसरी चीज ये कि मैंने खुद ने ट्रेड ही नहीं करा। एक रूल और बताता हूँ, जिस दिन भी आप कोई चीज रिकमेंड करते हो उससे 21 दिन पहले और 5 दिन बाद तक आप उस स्क्रिप्ट में ट्रेड नहीं कर सकते। जिस चीज को आप रिकमेंड कर रहे हो उससे 21 दिन पहले और 5 दिन बाद तक आप ट्रेड नहीं कर सकते। लेकिन अगर 21 दिन से पहले ही आपने खरीद रखा था उसे, तो आपको रिपोर्ट बनाते समय डिस्क्लोजर देना पड़ेगा कि मैं इसमें ऑलरेडी इन्वेस्टेड हूं और मैं ये रिपोर्ट भी बना रहा हूं। लेकिन फिर भी मैंने रिपोर्ट बनाने से 21 दिन पहले से नहीं खरीदा। रिपोर्ट बनाने से 21 दिन पहले और 5 दिन बाद तक आप उस आइटम को ना खरीद सकते ना बेच सकते। ये बात समझ में आ गई? सर ये जब रिपोर्ट बनाते हैं हम कहीं पे पब्लिश करते हैं या हमारे पास ही रखते हैं? क्योंकि डेट तो चेंज कर सकते हैं ना हम। आप रिपोर्ट जब बनाते हो पब्लिश करने के लिए बनाते हो। पब्लिश कहाँ करते हो? आपका व्हाट्सएप ग्रुप हो सकता है, आपका यूट्यूब चैनल हो सकता है, आपका न्यूज चैनल हो सकता है, आपके सब्सक्राइबर हो सकते हैं जो आपको सब्सक्राइब करके पैसे दिए हुए उन्होंने, आप उनको मेल कर सकते हो, आप उनके घर पे स्पीड पोस्ट कर सकते हो, आप उनके घर पे कुरियर कर सकते हो, जैसे भी आपने तय किया हो। किसके साथ? अपने क्लाइंट्स के साथ। तो वो पब्लिश करना ही होता है कि जो आप उनके घर पे ईमेल भेज रहे हो या उनके घर पे बना के भेज रहे हो अपनी रिपोर्ट। ओके सर टेंशन मत लो, आपको मैं बहुत सारे दिखाऊंगा भी, लोग बनाते हैं जो मैंने बनाई है या औरों ने बनाई है, मैं बहुत सारे दिखाऊंगा एक बार कोर्स खत्म होने दो, ये काम बाद में करेंगे। चलिए सर हमें समझ में आ गया, तो इसका आंसर क्या होगा? ट्रू। हाँ उसे रखना पड़ता है, ठीक है। तो ये चीजें याद कर लेना, बस यही पेपर में आएगा, कुछ नया नहीं आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। की फैक्टर टू ट्रैक, सर क्या ट्रैक करना है हमें? एक तो रेगुलेटरी डिस्क्लोजर देना है। क्या मतलब? सर क्वार्टरली रिजल्ट है तो वो देने ही पड़ेंगे, शेयर होल्डिंग पैटर्न चेंज हो रहा है तो बताना ही पड़ेगा, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है तो बताना पड़ेगा, कमिटमेंट्स, स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव, कैपेक्स प्लान अगर कोई हो या फ्यूचर प्रोजेक्शन हो तो आपको टाइम टू टाइम बताना पड़ता है। डिलीवरीज, एक्चुअल परफॉर्मेंस वर्सेस प्रॉमिस्ड रिजल्ट। अब आप हर बार बताते हो सर मैं इतने % का ग्रोथ ले आऊंगा, मुझे ऐसा लगता है, लेकिन मान लो आपकी ग्रोथ ज्यादा आ जाए या कम आ जाए तो वो भी आपको बताना पड़ता है। हर क्वार्टरली आपको रेवेन्यू भी बताना पड़ता है, प्रॉफिट एंड लॉस भी बताना पड़ता है और बैलेंस शीट भी दिखानी पड़ती है। सर इससे क्या होता है? शेयर होल्डर को टाइमली मैनर पे आपके बारे में पता चलता रहता है क्या हो रहा है। तो ये आपके ऊपर रूल है कि आपको टाइमली प्रॉफिट एंड लॉस बताना पड़ेगा लिस्टेड कंपनियों के लिए, ये रूल है। चैप्टर 8 कंपनी एनालिसिस, फाइनेंशियल एनालिसिस। चैप्टर 7 क्या क्या नाम था? ये जो मैं पढ़ा रहा था चैप्टर 7 था कि 8 था? कंपनी एनालिसिस था सर। सर एक क्वेश्चन था। आपने बोला था डिस्क्लोजर लेके 21 days 5 days विंडो है ना। Suppose my wife is a demat account holder and she is also my client, she can do a trading then? नहीं कर सकते, ना आप कर सकते, ना तो आप कर सकते, ना आपका कोई एम्प्लॉय कर सकता, ना आप बिल्कुल पास वाला रिश्तेदार नहीं कर सकता, और दूर वाले रिश्तेदार या दोस्त ने या जानकार ने भी कर लिया और पता चल गया और साबित हो गया कि वो आपसे पहले से उसने पता कर लिया था और उसके बाद कर ले तो भी आप लायबल हो जाओगे। ओके सर, थैंक यू सर। सीएनबीसी का एक न्यूज एंकर था, एक चैनल वो आती थी, क्या बोलते हैं सुबह, और वो क्या करता था सुबह पूरा एक शेयर का बताता था
तो उससे पहले शाम को वो वाइफ के अकाउंट से वो पहले खरीद लेता था उसको। हाँ हाँ, उसको सेबी ने ऐसा कर दी। सेबी ने उसमें बहुत बड़ा वो लगाया था 2-3 करोड़ 6 करोड़ का उसके ऊपर वो लगा। हाँ बहुत मोटा लगाया था मुझे याद है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू एनालाइज सर बैलेंस शीट को कैसे एनालाइज करते हैं ना देखो सर सबसे पहले तो हम एसेट्स को एनालाइज करते हैं व्हाट द कंपनी ओन्स कंपनी के पास क्या है करंट एसेट कितनी है उसके अंदर और नॉन करंट को फिक्स एसेट भी बोलते हैं। सर करंट एसेट कितनी है कंपनी के पास और फिक्स एसेट कितनी है सबसे पहले तो हम एनालाइज करते हैं। फिर लायबिलिटीज क्या है व्हाट द कंपनी ओन्स करंट लायबिलिटी कितनी है और लॉन्ग टर्म लायबिलिटी यानी कि इक्विटी शेयर कैपिटल और लोन कितने हैं ये भी एनालाइज करते हैं। सर उसके अंदर इक्विटी शेयर होल्डर का फंड कितना है मतलब इक्विटी कितनी है तीन चीजें होती है एक तो हम एसेट्स चेक करते हैं एक हम लायबिलिटी चेक करते हैं और एक इक्विटी चेक करते हैं। ये तीन चीजें चेक करते हैं और बैलेंस शीट का पूरा हो जाता है और बैलेंस शीट में तीन चीजों के अलावा कुछ होता भी नहीं है और सबको पता है एसेट्स इक्वल टू इक्विटी प्लस लायबिलिटी यही तो होती है बैलेंस शीट। इधर फिक्स एसेट करंट एसेट ये दो चीजें होती है यानी कि एसेट इधर इक्विटी और लायबिलिटी होता है बराबर हो जाती है बैलेंस शीट। तो यही तो है बैलेंस शीट का फॉर्मूला ये भी लर्न कर लो। प्रॉफिट एंड लॉस चेक करते समय क्या देखते हैं सर हम कंपनी की कितनी प्रॉफिट है इनकम फ्रॉम कोर ऑपरेशन जो कंपनी का मेन ऑपरेशन है मान लो एक फर्नीचर की दुकान है तो फर्नीचर की दुकान से इनकम कितनी है रद्दी बेचने से जो होनी की नहीं फर्नीचर बेच के कितनी प्रॉफिट हुआ वो देखते हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंस फाइनेंशियल एक्सपेंस और अदर कॉस्ट मतलब नॉर्मल एक्सपेंस कितना है फिर इंटरेस्ट फाइनेंशियल एक्सपेंस का मतलब इंटरेस्ट कितना है वो देखते हैं और अगर कोई अदर कॉस्ट है तो वो भी देखते हैं। नेट अर्निंग आफ्टर डिडक्टिंग ऑल एक्सपेंसेस सारे एक्सपेंसेस निकलने के बाद ईबीआईटी कितना है ये देखते हैं फिर ईबीटी कितना है ये देखते हैं फिर ईएटी कितना है ये भी देखते हैं। फिर तीनों के फाइनेंशियल रेशियो कंबाइंड रेशियो भी निकाल सकते हैं ऑपरेटिंग रेशियो जो मैंने कल सिखाया था वो भी निकाल सकते हैं। नेट प्रॉफिट का रेशियो क्या होता है सर रेवेन्यू में से एक्सपेंस लेस कर दो तो प्रॉफिट आ जाएगा ये भी कोई बताने की बात है। तीसरी क्या चीज चेक करते हैं सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में चलो अब ये बताओ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या चीजें होती हैं बताओ पहले दिन पढ़ाया था मैंने। बैलेंस शीट है कैश फ्लो है प्रॉफिट एंड लॉस है नोट्स टू अकाउंट। वेरी गुड। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में टोटल चार चीजें होती हैं पहला ट्रेडिंग पीएल एंड बैलेंस शीट ट्रेडिंग पीएल दूसरा बैलेंस शीट तीसरा कैश फ्लो स्टेटमेंट फंड फ्लो स्टेटमेंट और फोर्थ नोट्स टू अकाउंट। तो जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करेंगे तो यही चार चीजें चेक कर लेंगे भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही तो चेक करेंगे और फाइनेंशियल स्टेटमेंट चार चीजें होती हैं बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस कैश फ्लो और नोट्स टू अकाउंट। बैलेंस शीट पहले नंबर पे बताया प्रॉफिट एंड लॉस दूसरे नंबर पे बताया बताऊंगा कैश फ्लो और उसके बाद नोट्स टू अकाउंट बताऊंगा। तीसरे नंबर पे हम चेक करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या चेक करते हैं सर ऑपरेशन से कितना प्रॉफिट आया इन्वेस्टमेंट से कितना पैसा जनरेट हुआ और फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तीन ही एक्टिविटी होती है बस एक ऑपरेटिंग एक्टिविटी एक इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ये तीनों चीज मैंने आपको कैश फ्लो में समझा दी थी ये तीनों को चेक कर लेंगे। कोई प्रॉब्लम किसी को सबको समझ में आ रहा है ना। एक सर इसमें आपने वो भी बताया था ना कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी तो क्या चेक कर रहा हूँ तो कैश ही होता है वो हमने इसी के अंदर बिल्कुल कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी चेक कर लेना। की फाइनेंशियल रेशियो सर सबसे इंपॉर्टेंट रेशियो है ये एक ही जगह पर कह रहे थे ना लिखे हुए होने चाहिए लो एक ही जगह पर लिखे हुए आ गए लो जी सब करके दिया हुआ है मैंने। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन का रेशियो होता है जीपी लिख लो अपने पास जीपी अपॉन नेट सेल इनटू 100 देखो यहाँ पर भी लिखा हुआ है जीपी अपॉन यहाँ पर आप लगा देना नेट सेल अपॉन इनटू 100 लिखा हुआ है बाकी काट देना। ये थोड़ा सा ना टैक्स इधर उधर हो गए इसलिए मेरे को तो याद है मैं आपको बताया जा रहा हूँ लिखते जाओ। नेट प्रॉफिट मार्जिन होता है नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल इनटू 100 सब में ऊपर है। ये आ गया ये आ गया। हम इसे लिखेंगे नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल ये इनटू 100 का मतलब ये ऊपर है। तीसरा फॉर्मूला है रिटर्न ऑन इक्विटी इसका फॉर्मूला होता है इक्विटी शेयर होल्डर को क्या मिल रहा है ईएटी डिवाइडेड बाय इक्विटी
into 100। इक्विटी का फॉर्मूला आपको पता ही है, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस मिसलेनियस एक्सपेंडिचर। सबको पता है ना ये फॉर्मूला? इक्विटी या फिर शेयर होल्डर्स फंड को बोलते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस एक्सपेंसेस। ये फॉर्मूला मैं कई बार लिखवा चुका हूँ, सब एक जगह लिख लेना, मैंने लिख कर दिए हुए हैं। लिक्विडिटी, अच्छा पेपर में क्या आएगा, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो कौन कौन से होते हैं? तो 3 होते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, रिटर्न ऑन इक्विटी। ये प्रॉफिट के बारे में बात करते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, पेपर में ही आएगा। दूसरा लिक्विडिटी रेशियो कौन से होते हैं? वो लिक्विडिटी के बारे में बात करते हैं कि कंपनी का कितना पैसा है। तो लिक्विडिटी रेशियो कौन कौन से होते हैं वो देख लो, इंपॉर्टेंट भी है। पहला होता है करंट रेशियो, करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। दूसरा होता है क्विक रेशियो, क्विक रेशियो होता है करंट एसेट्स माइनस स्टॉक डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। तो मेन बात यह है कि इसमें से स्टॉक लेस हो जाता है। अब जरा एक क्वेश्चन समझो जो पेपर में रोज आएगा, आएगा ही आएगा। सर एक कंपनी की करंट रेशियो 1 है और क्विक रेशियो 0.5 है। अगर करंट लायबिलिटी 1 लाख हो तो करंट एसेट बताओ, तो स्टॉक बताओ। चलो इसे सॉल्व करो जल्दी जल्दी। ये करंट रेशियो और क्विक रेशियो के फॉर्मूले से ही होएगा। जल्दी जल्दी सॉल्व करो, जो आंसर इसका सबसे पहले है सबसे पहले बता दो। हुआ किसी का? करंट रेशियो 1, क्विक रेशियो 0.5 यानी आधा, करंट लायबिलिटी 1 लाख, स्टॉक बताओ। आस्था जी क्लास में आप? आस्था जी क्लास में है? यस सर। तो आपसे उम्मीद है मुझे, जल्दी सॉल्व करो। नेहा जी कर रही है सॉल्व? सर क्वेश्चन कैसा बताना, मेरा तो छूट ही गया। कोई बात नहीं, मैं क्वेश्चन सामने रख देता हूँ, ये लिखा हुआ है। करंट रेशियो 1, क्विक रेशियो 0.5, करंट लायबिलिटी 1 लाख, तो स्टॉक बताओ कितना। और करंट रेशियो का फॉर्मूला ये रहा, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, और क्विक रेशियो का फॉर्मूला ये रहा, करंट एसेट माइनस स्टॉक डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन ये रहा, दोबारा लिख देता हूँ अच्छे से साफ साफ। करंट रेशियो का फॉर्मूला है करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। क्विक रेशियो का फॉर्मूला है करंट एसेट्स माइनस स्टॉक डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। क्वेश्चन है करंट रेशियो 1, क्विक रेशियो 0.5, करंट लायबिलिटी 1 लाख, तो स्टॉक बताओ। ये क्वेश्चन है, 30 सेकंड दे रहा हूँ, सॉल्व करो सब। सचिन जी का हो गया, कोई बात नहीं। 80,000। हाँ जी कितना? 80,000 सर। सचिन जी का 80,000। नहीं सर, सर 1.5 लाख। एक मिनट 50। आस्था जी का 50। सर मेरा 50। आपका भी 50। सर सचिन जी का भी सर 50। सर 1,50,000। किसका है ये? सचिन। सचिन
नितिन जी का 1,50,000। चलो और कोई? मेरा भी सर 1,50,000 50,000 सर मेरा। 1,50,000 1,50,000। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं, देखते हैं किसका सही है। पहले तो ये समझ लो कि करंट रेशियो का फॉर्मूला ये रहा। तो मैंने करंट रेशियो के फॉर्मूले में देखो 1 रख दिया, करंट रेशियो 1 है तो मैंने 1 लिख दिया। करंट एसेट को करंट एसेट ही रहने दिया और करंट लायबिलिटी की जगह पर 1 लिख दिया। ये 1 लाख करंट एसेट यहाँ होगा। से मुझे पता चला कि करंट एसेट्स भी टोटल 1 लाख ही है। अब मैंने अरे जो म्यूट नहीं है म्यूट हो जाइए। उसके बाद अब मैंने ये वाली सारी फिगर क्विक रेशियो के फॉर्मूले में लगा दी। क्विक रेशियो का फॉर्मूला था 0.5, क्विक रेशियो की जगह पर 0.5 लिख दिया, डिवाइडेड बाय इक्वल टू करंट एसेट की जगह पर 1 लाख लिख दिया क्योंकि 1 लाख है, माइनस स्टॉक, और करंट लायबिलिटी की जगह पर भी 1 लाख लिख दिया। अब इसे मैंने सॉल्व किया तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है डिवाइड बाय 1 करके। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, सबको पता होगा ये। तो यस सर। 0.5 मल्टीप्लाई बाय 1 लाख इज इक्वल टू 1 लाख माइनस स्टॉक और इनटू 1। ये फॉर्मूला होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस ऊपर वाले से नीचे की मल्टीप्लाई, नीचे वाले से ऊपर की मल्टीप्लाई, और दोनों को इक्वल रख देते हैं। तो 0.5 की जब 1 लाख से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा 50,000 इक्वल टू 1 लाख माइनस 50,000 उधर जाएगा, माइनस में आ जाएगा तो 1 लाख से 1 लाख ये 550। स्टॉक को मैं इधर ले जाऊंगा तो ये प्लस हो जाएगा और ये 50,000 इधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। स्टॉक की वैल्यू आ गई 1 लाख माइनस 50K। आंसर आ गया 50K। जिसका आंसर था वो आस्था जी का। सर मेरा था सर। आपका भी था? वेरी गुड। यस। उसका आंसर 50,000 था, उसका आंसर ठीक है। क्योंकि वो वहां से जब 50 इधर जाना है तो माइनस की फिगर में आ जाएगा, 1 लाख से माइनस होगा तो वो 50 बन जाता। हाँ, और जिसका आंसर 1,50,000 था उनका भी आंसर तो ठीक जा रहा था, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई, प्लस की जगह माइनस कर दिया, माइनस की जगह प्लस कर दिया। थोड़ी सी मैथ्स पे ध्यान देना है आपको, मैथ्स ठीक करनी है। किसको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया? किसको नहीं आया? सबको समझ में आ गया कि दोबारा बताना एक बार? सर एक बार वापस बताइए। बता देते हैं। देखिए क्वेश्चन था करंट रेशियो इक्वल टू 1, क्विक रेशियो इक्वल टू 0.5 और करंट लायबिलिटी इक्वल टू 1 लाख। अब जितनी और स्टॉक बताना है, ये क्वेश्चन था। तो हमने क्या करा, करंट रेशियो का फॉर्मूला लिखा, करंट रेशियो इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट रेशियो क्वेश्चन में 1 गिवन था, करंट एसेट को करंट एसेट ही रहने दिया और करंट लायबिलिटी को हमने 1 लाख लिख दिया क्योंकि क्वेश्चन में गिवन थी। तो यहां से भी क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमें पता चल गया करंट एसेट्स इक्वल टू 1 लाख। किसको ये समझ में नहीं आया तो बता दो। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सबको आती है ना? इसमें ये होता है कि इसकी इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसकी इससे, और ये इक्वल हो जाता है। तो करंट एसेट बन जा करंट एसेट और 1 लाख बन जा 1 लाख, तो करंट एसेट हो गई 1 लाख। एक क्वेश्चन का आंसर यहाँ से आया। फिर हमने क्विक रेशियो का फॉर्मूला लिखा, क्विक रेशियो इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस स्टॉक डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। क्विक रेशियो क्वेश्चन में करंट एसेट अभी हमने कैलकुलेट करी, वो 1 लाख आ गई, माइनस स्टॉक डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी 1 लाख की है। तो हमने फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो स्टॉक इक्वल टू 0.5 इंटू 1 लाख, जो कि 50,000 के इक्वल हो जाता है। और 0.5 की जब मल्टीप्लाई करेंगे 1 लाख से तो 50,000 आएगा। तो स्टॉक इक्वल टू 1 लाख माइनस 50,000। कैसे? जब ये 50,000 क्या प्लस का था, ये उधर जाके हो जाएगा माइनस का। देखो ये माइनस का हो गया, और जो ये स्टॉक था ये माइनस का था, ये उधर आके प्लस का हो गया। स्टॉक इक्वल टू 1 लाख माइनस 50,000, 50,000 इसका आंसर आ गया। अगर अब भी समझ में नहीं आया तो फिर से बताऊंगा, बताइए। सबको समझ में आया? एक बार फिर से बताना है। सबको समझ में आ गया? वेरी गुड। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन मेरे पेपर में आया था, फिगर्स थोड़ी अलग थी
लेकिन करंट रेशियो क्विक रेशियो से रिलेटेड एक क्वेश्चन मेरे पेपर में आया था और वो फट से हो गया था, क्योंकि मेरी कैलकुलेशन तो बहुत तेज है। मतलब मैंने उसके लिए पेन वगैरह नहीं सॉल्व किया था, देख के आंसर आ गया, अरे इसका आंसर तो 50,000 लगा था। मतलब फिर मैंने उसे सॉल्व नहीं किया था, ऐसे ही आ गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। क्विक रेशियो भी समझ में आ गया। तो ये दोनों होते हैं सर लिक्विडिटी रेशियो। कौन कौन से? करंट रेशियो और क्विक रेशियो को बोलते हैं लिक्विडिटी रेशियो। तो पेपर में थ्योरी भी आ सकते हैं और इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी जरूर आएगा। फिर आता है सोल्वेंसी रेशियो। सोल्वेंसी मतलब कि कंपनी अपना डेट पे कर देगी कि नहीं, लोन पे कर देगी कि नहीं, ये चेक करने के रेशियो सारे के सारे इंटरेस्ट और डेट से रिलेटेड होते हैं। उसमें दो होते हैं, क्या? डेट टू इक्विटी रेशियो और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। और जो मैंने आपको डेट सर्विस रेशियो बताया था ओबीसी के अंदर होता है डेट CSR, डेट सर्विस रेशियो। हाँ, तो डेट सर्विस रेशियो भी इसी के अंदर आता है। अगला होता है इफिशिएंसी रेशियो। इफिशिएंसी रेशियो मतलब कंपनी अपने पैसे को कितनी बार घुमा रही है। तो ज्यादातर टर्नओवर रेशियो जितने भी होते हैं वो इससे रिलेटेड होते हैं। इसमें कौन कौन से होते हैं सर? एसेट टर्नओवर। हाँ, इनके फॉर्मूले तो मैंने आपको बता ही रखे हैं। एसेट टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है सर? एसेट अपॉन टर्नओवर। टर्नओवर को हम बोलते हैं सेल्स। इन्वेंट्री टर्नओवर का रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? अब इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में टर्नओवर का मतलब सेल्स नहीं होता, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होती है। कॉस्ट डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक या इन्वेंट्री, ये इसका फॉर्मूला है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का कॉस्ट डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक या फिर इन्वेंट्री। ये हो गए सारे के सारे इफिशिएंसी रेशियो। चलिए सर, ये वाला लेसन भी आपका लगभग खत्म। कैसे करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के सारे के सारे रेशियो निकाल लेते हैं। अब ये क्वेश्चन आया ही कर लेना सॉल्व, मैं करवा देता हूं। सर प्रॉफिटेबिलिटी, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 42% है, नेट प्रॉफिट मार्जिन 20% है, रिटर्न ऑन इक्विटी 40% है। उसी कंपनी का करंट रेशियो 1.25, क्विक रेशियो 1.5, सॉल्वेंसी रेशियो, ये तीन सारी चीज दे रखी है। अच्छा, ये तो पता नहीं क्या दे रखा है। एक मिनट में देख लेता हूँ क्या लिखा मैंने। अच्छा, फाइनेंशियल एनालिसिस ऑफ टीसीएस की निकाल कर दिखा रखे हैं मैंने आपको कि टीसीएस के फाइनेंशियल एनालिसिस कैसे है। सर टीसीएस का जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है वो 42% है, मतलब सेल का 42% तो वो प्रॉफिट ही कर लेता है और सेल का 20% वो नेट प्रॉफिट करता है। मतलब ये जो बीच का डिफरेंस है 22%, ये क्या है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट के बीच में क्या डिफरेंस होता है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस या फिर ऑफिस एक्सपेंस। मतलब कंपनी टोटल सेल का 22% तो सिर्फ ऑफिस एक्सपेंस पे खर्च कर देती है, सैलरी वगैरह पे। लेकिन उसके बाद भी उसकी रिटर्न ऑन इक्विटी जो है ना, रिटर्न ऑन इक्विटी वो 40% है। जितना पैसा उसने लगाया हुआ है उसका 40% वो प्रॉफिट कर लेते हैं। मतलब कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो बहुत बढ़िया है। करंट रेशियो मैंने आपको बताया था 1 होना चाहिए करंट रेशियो, और इसका है 1.25, तो बहुत बढ़िया है। क्विक रेशियो 1.15, बहुत ही बढ़िया है। सोल्वेंसी रेशियो हमने आपको कल बताया था, सोल्वेंसी रेशियो 0.5 तक भी हो सकता है। मतलब आपका डेट आपकी इक्विटी से 2 गुना भी हो सकता है। लेकिन इनका डेट इक्विटी रेशियो अगर 0.07 है तो बहुत बेकार है। 0.07 का मतलब है कि डेट अपॉन इक्विटी 0.07, हाँ डेट जो है बहुत कम है, बहुत बढ़िया है। डेट अपॉन इक्विटी, तो डेट अपॉन इक्विटी अगर वो 0.07 आ रहा है तो मतलब 7 रुपए डेट है 100 रुपए की इक्विटी पे, बहुत कम है। तो बहुत बढ़िया रेशियो है डेट इक्विटी रेशियो। समझ में आ रहा है? इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है 45 गुना। 45 गुना मतलब ये चाहे तो अपने 1 साल के प्रॉफिट से 45 बार इंटरेस्ट दे सकते हैं। अरे तो बहुत बढ़िया है। कोई बंदा 2 बार दे तो वही बढ़िया होता है। ये तो 45 गुना है, तो बहुत ही बढ़िया सोल्वेंसी रेशियो का। ऐसा कभी होगा ही नहीं किसी के पैसे मार ले। इफिशिएंसी रेशियो चेक करते हैं। एसेट टर्नओवर रेशियो का 0.8 है, अगर किसी का 0.3 भी होता है तो अच्छा माना जाता है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इसके में, क्योंकि इन्वेंट्री तो होती नहीं है आईटी कंपनी, इनके पास स्टॉक होता ही नहीं है, इसलिए वो इनके में निकाल ही नहीं सकते। चलिए, उसके बाद ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने हैं आपने, बहुत सारे हैं, और इसके अंदर न्यूमेरिकल थ्योरी दोनों मिलेंगे। ये आपने करके लाना है, कल मैं इनको बताऊंगा। किसी को कोई क्वेरी सर समझ में नहीं आया आज का मुझे तो बता दो, मुझे दोबारा बताऊंगा सारी चीजें। सबको समझ में आ गया? वेरी गुड।
सारी थ्योरी है, ये सब थ्योरी के क्वेश्चन है, आप कर लोगे। न्यूमेरिकली मैं करा रहा हूँ। करंट रेशियो क्वेश्चन में देखो, करंट रेशियो की कैलकुलेशन करनी है, कंपनी की करंट एसेट्स भी गिवन है और करंट लायबिलिटी। बिना आंसर देखिए बताओ कैसे होगा। आस्था जी बताइए। आस्था जी है क्लास में? यस सर है हाँ तो बताइए करंट रेशियो कैसे कैलकुलेट करेंगे। करंट रेशियो का फॉर्मूला बताइए। ये करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। वेरी गुड। आस्था जी ने बताया 4.5 करंट रेशियो का फॉर्मूला बताया, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट एसेट कितनी है आस्था जी? 5 लाख। 5 लाख। करंट लायबिलिटी कितनी है? कितनी है? 2 लाख। 2 लाख। तो 2 लाख। आंसर क्या आएगा? 2.5। वेरी गुड। ऐसे करके आंसर सॉल्व हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन शुक्ला जी बताएंगे। चलिए शुक्ला जी आ जाइए, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। क्वेश्चन में डेट टू इक्विटी रेशियो बताना है। चलो डेट टू इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला बताइए। डेट Yes, sir. रेशियो का फॉर्मूला बताइए। टोटल डेप्ट अपॉन इक्विटी सर। डेट अपॉन इक्विटी। क्वेश्चन में डेट कितना गिवन है? 15 लाख सर। इक्विटी कितनी गिवन है? 10 लाख। डिवाइड करके आंसर क्या आएगा? 1.5 कुछ करीब आएगा। पूरा एग्जैक्ट 1.5 जाएगा। जब नीचे 10 होता है तो बस बीच में एक पॉइंट लगा देते हैं, और अगर मान जी, लीजिए जी, 15 अपॉन 100 होता तो पीछे से 2 गिन के पॉइंट लगा देते हैं। ये रूल है। वेरी गुड वेरी गुड। शुक्ला जी ने भी आंसर बिल्कुल ठीक दिया क्योंकि फॉर्मूला आता था। चलिए तीसरे क्वेश्चन का आंसर देंगे हमारे को रमेश जी। हैं क्लास में? यस सर। हाँ सर। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन का फॉर्मूला बताइए। ग्रॉस प्रॉफिट का टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल सेल्स। टोटल रेवेन्यू भी वही होता है, टोटल सेल भी, दोनों एक ही चीज होती है, रेवेन्यू और सेल। तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन का फॉर्मूला सचिन बताइए। So revenue minus cost minus divided by revenue. ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन का फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल। लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? सेल माइनस कॉस्ट इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट। तो अगर ग्रॉस प्रॉफिट क्वेश्चन में ना गिवन हो तो पहले हमें ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसके बाद ये वाले फॉर्मूले में लगाना पड़ेगा। चलिए तो अब वापस आ जाते हैं हम रमेश जी पे। रमेश जी दोनों फॉर्मूले समझ में आ गए? ग्रॉस प्रॉफिट माइनस डिवाइड बाय सेल। ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल होता है ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन का फॉर्मूला। ओके। प्रॉफिट निकालने के लिए ग्रॉस प्रॉफिट मतलब सेल में से कॉस्ट लेस करोगे तो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। जी। हमें क्वेश्चन में सेल गिवन है और कॉस्ट गिवन है, प्रॉफिट निकल जाएगा। जी। बताइए सेल कितनी गिवन है? 20 lakhs। कॉस्ट कितनी गिवन है? 12 lakhs। ग्रॉस प्रॉफिट कितना आएगा? 8 lakhs। अब ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन का। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना गिवन है? 8 lakhs। वेरी गुड। और सेल 20 lakhs। 20 लाख। अब इसको सॉल्व करेंगे। 4 2 जा 4 5 जा 0.4। ऐसे करके आंसर आएगा। किसी टिपिकल तो नहीं लग रहा सर? ये तो बड़ा टिपिकल क्वेश्चन था, ऐसा तो नहीं लग रहा? सबको समझ में आ गया? तो जो इजी क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड आपने किए हैं वैसा नहीं आएगा पेपर में। ये जो थर्ड वाला क्वेश्चन आपने किया है ऐसा पेपर में आएगा। तो किसी को लग रहा है कि सर न्यूमेरिकल तो नहीं मैं कर पाऊंगा, ऐसा कोई है क्या? प्रैक्टिस मेरे को ज्यादा नहीं आता न्यूमेरिकल। तो सर सीखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। देखिए जिसको लगता है कि मेरी न्यूमेरिकल वीक है, मेरे को न्यूमेरिकल कम आता है, तो ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है अपनी नॉलेज बढ़ाने की। प्रैक्टिस ज्यादा कीजिए। कहाँ से मिलेंगे सर क्वेश्चन? अपने अड़ोस पड़ोस में पता करिए, कोई ना कोई बच्चा जरूर बीकॉम थर्ड ईयर में पढ़ रहा होगा। बीकॉम थर्ड ईयर की रेशियो एनालिसिस का एक क्वेश्चन है। रेशियो एनालिसिस की एक बुक है, उसमें चैप्टर में फाइनेंशियल मैनेजमेंट में एक चैप्टर है रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस वाला चैप्टर निकाल के सारे जहाँ पर 200-300 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, और नहीं होंगे तो मैं बताऊंगा। जी सुशील जी बोलिए। सर एक ही वही क्वेश्चन आता है बिल्कुल। एक पेज पे सर फॉर्मूला लिख दीजिए।
सर एक पेज पे फॉर्मूले में लिख तो दिए हैं अभी प्रॉफिट है साथ आए थे। मतलब रख लिए ना, अगर एक बार मतलब वही मैं कह रहा हूँ, एक पेज पे अगर देखो न्यूमेरिक क्यों होंगे जब तक हमारे को ये फॉर्मूला रख लिया ना, आपकी तो आप दो मत प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं सचिन जी। टाइम निकाल के सारे फॉर्मूले अच्छी राइटिंग में एक ही पेज पे लिखना है आपको। ओके सर, डन और सर। कल को व्हाट्सएप को नहीं सर, कल नहीं होगा, मैं फ्राइडे तक टाइम दीजिए। संडे मैं संडे को वीकेंड में कर देता हूँ सर, वीकेंड में कर देता छुट्टी है 2 दिन, तो मंडे तक भेज देना, उसके बदले में सिर्फ आपको थैंक यू भेज देंगे। हूँ। यस सर, श्योर सर। हो गया सुशील जी आपका काम। चलिए ये प्रॉब्लम सॉल्व, आगे बढ़ते हैं। जो न्यूमेरिक आप करा रहे हैं सर, वो पहले फॉर्मूला पूछा है, और वो फॉर्मूला नहीं आएगा तो वो न्यूमेरिक गलत हो गया। सर वो सारे फॉर्मूले तो बुक में लिखे हुए हैं ना, मैंने समझा दिए वहां से। हाँ, वही पहले वो रखने पड़े। रटिए उन्हें और उनको एक पेज पे अपने आप लिखिए, मुझसे मत बोलिए, अपने आप एक पेज पे लिखिए। और थोड़े से ही तो है, 15 फॉर्मूले होंगे। अगर मैं अभी बैठ जाऊँ ना 15 के 15, मुझे 5 मिनट लगेंगे लिखने में। लेकिन मैं चाहता हूँ मेहनत आप लोग करें, मैं तो कर ही लूंगा, अभी तो सारे याद है, अभी लिख दूंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे उन 15 के अलावा 150 और याद है। सर टर्नओवर रेशियो क्या होता है? टर्नओवर रेशियो टर्नओवर का मतलब होता है सेल। अब अगर स्टॉक टर्नओवर रेशियो पूछेंगे तो स्टॉक को डिवाइड करेंगे। मतलब टर्नओवर रेशियो में पहली बात तो ये है कि सेल ऊपर आती है। तो अगर हम स्टॉक टर्नओवर रेशियो पूछेंगे तो उसमें कॉस्ट अपॉन स्टॉक होता है। बाकी जितनी भी चीजें जैसे ग्रॉस प्रॉफिट टर्नओवर रेशियो मतलब सेल डिवाइड बाय ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट टर्नओवर रेशियो मतलब सेल डिवाइड बाय नेट प्रॉफिट। तो जितने भी रेशियो होंगे टर्नओवर से रिलेटेड उसमें सेल आएगी, लेकिन सिर्फ एक चीज को छोड़ के, स्टॉक टर्नओवर रेशियो में सेल की जगह पर कॉस्ट आती है, बाकी सब में सेल आती है। चलिए, तो ये वाला क्वेश्चन थर्ड वाला सबको समझ में आ गया। फोर्थ देखते हैं, ये भी न्यूमेरिकल ही है। फोर्थ देखते हैं, नेट प्रॉफिट मार्जिन बताना है सर। नेट प्रॉफिट मार्जिन का फॉर्मूला कौन बताएगा? अभी बता, मैं पूछूंगा, बताना होगा। चलिए ये बताएंगे हमें सुशील जी, अनम्यूट हो जाइए। सुशील जी, नेट प्रॉफिट मार्जिन थोड़ी देर पहले दिमाग में बैठा ही नहीं है। ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट सबका रेशियो होता है तो सेल पे निकाला जाता है। अब बताइए नेट प्रॉफिट मार्जिन का फॉर्मूला। नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100, ये फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट मार्जिन का। तो क्वेश्चन में नेट ठीक है कितना गिवन है सर? सेल है, सेल कितनी गिवन है? तो सेल 15 लाख इनटू 100, आंसर क्या आएगा? 3 5 जा और 5 2 जा 20 आंसर आ गया। और जब हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर परसेंटेज में आता है, तो उसका आंसर आ गया 20%। सबको समझ की कोई क्वेरी हो तो बता दीजिए। उसके बाद फिर रिटर्न ऑन इक्विटी का फॉर्मूला कौन बताएगा? ये बताएंगे हमें प्रतीक मोहन जी। जी प्रतीक मोहन जी बताइए रिटर्न ऑन इक्विटी का फॉर्मूला। शेयर होल्डर इक्विटी बाय नेट प्रॉफिट। उल्टा बता दिया आपने। नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स फंड, या जिसे हम इक्विटी भी बोलते हैं, इनटू 100। नेट प्रॉफिट कितना गिवन है प्रतीक जी? 5 शेयर होल्डर्स 5 लाख 25 इनटू 100 कर देंगे। 5 5 जा 5 2 जा, आंसर आ गया 20%। कोई प्रॉब्लम? सर ये याद करना पड़ेगा, अच्छा तब समझ में आएगा। हाँ, सारे के सारे फॉर्मूले लर्न करने पड़ेंगे। अगला आगे इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो, अभी थोड़ी देर पहले बताया, इसका फॉर्मूला जल्दी जल्दी बताइए। कौन बताएगा? नेहा जी हैं क्लास में? नेहा जी क्लास में है तो फॉर्मूले का बताइए जल्दी, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो। नेहा जी तो क्लास में है, बस फॉर्मूला नहीं आता। नेहा जी नहीं है, चलो किसी और से पूछेंगे, रुकिए। सर इन्वेंट्री ऑब्लिक टर्नओवर, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, याद कर लो। इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो में नीचे तो इन्वेंटरी आएगा, ऊपर टर्नओवर की जगह पर कॉस्ट आती है, क्योंकि इन्वेंटरी हमेशा कॉस्ट पे कैलकुलेट करेंगे, सेल पे नहीं। गुरचरण जी हैं के क्लास में? जी सर। बताइए इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला बताइए।
थोड़ा पिंडी कर रहा हूँ सर अभी से कर रहा कॉस्ट हूँ डिवाइडेड बाई एवरेज स्टॉक क्या है? सर कॉस्ट डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक कॉस्ट कितनी गिवन है? क्वेश्चन में कॉस्ट कितनी गिवन है? 10 लाख और एवरेज स्टॉक कितना गिवन है? 2.5 डिवाइड करके क्या आंसर आएगा? 4 और 100 से मल्टीप्लाई नहीं की इसलिए परसेंटेज में नहीं आता, ये टाइम्स में आता है, 4 टाइम्स। इसका आंसर आ गया। ओके सर चलिए इंटरेस्ट कवरेज रेशो वगैरह ये आप खुद करेंगे, देखो बहुत सारे क्वेश्चन मैंने दिए हुए हैं, आपको कहीं और जाने की सर जरूरत नहीं। 4 टाइम्स का मतलब क्या है? टाइम्स मतलब कंपनी ने जो स्टॉक है उसके पास, कंपनी के पास मान लो 10 लाख का स्टॉक रहता है, लेकिन उसने सेल कर दी 50 लाख की, और उस 50 लाख की आइटम की जो कॉस्ट थी वो 40 लाख थी, मतलब कंपनी ने अपने स्टॉक को 4 बार घुमाया। स्टॉक नहीं समझ में आया सर, वहीं पर वापस जाइएगा ना। ये लो मैं बताता हूँ। मान लो किसी कंपनी का स्टॉक है 10 रुपए का, सेल है 50 रुपए की, उसमें से प्रॉफिट है 10 रुपए, तो कॉस्ट आ गई 40। अब एक बंदा कहता है सर मेरी कंपनी का जब एवरेज स्टॉक 10 रुपए रहता है लेकिन मेरी कॉस्ट है पूरे साल की 40, तो मतलब कंपनी ने क्या करा, पहले 10 रुपए का स्टॉक खरीदा उसे बेच दिया, फिर 10 रुपए खरीदा उसे बेच दिया, फिर 10 रुपए खरीदा उसे बेच दिया, फिर 10 रुपए खरीदा उसे बेच दिया, अभी तो 40 रुपए की कॉस्ट हुई और 10 रुपए का स्टॉक, मतलब कंपनी ने अपने पैसे को 4 बार घुमाया। पहले 10 रुपए का स्टॉक खरीदा उसे 12 में बेच दिया, फिर उस 12 में से फिर 10 का स्टॉक खरीदा, फिर उसे 12 में बेच दिया, फिर 12 में बेच दिया, फिर 12 में, तो कंपनी ने अपने 10 रुपए को 4 बार घुमा दिया और 8 रुपए कमा लिए। अगर एक ही बार घूमता तो 2 ही रुपए कमाती, कंपनी ने 4 बार पैसा घुमाया इसलिए 4 गुना कमाया। तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो जितना ज्यादा हो उतना बढ़िया। तो इस कंपनी ने अपने पैसे को 4 बार घुमाया। स्टॉक टर्नओवर रेशियो समझ में आ गया? इस केस में तो सर ये होगा कि अगर 10 रुपए का कॉस्ट है, स्टॉक था, 12 में बेचा और 12 में कैश में बेचा, कैश में लेके कैश में खरीद के दोबारा फिर 12 में बेचा, मतलब उस कैश को घुमाया, मतलब स्टॉक घुमाना कैश घुमाना मतलब एक ही बात है। हाँ, तो स्टॉक किस चीज से आता है? पैसे से तो आता है। कैश कैसे है ना? हाँ, स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है कॉस्ट डिवाइडेड बाय स्टॉक। डेटर टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है सेल डिवाइडेड बाय डेटर्स, ये भी याद कर लेना। और क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो के केस में परचेज आ जाती है ऊपर, परचेज डिवाइड बाय क्रेडिटर, लेकिन नाम उसका क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो है। तो टर्नओवर का मतलब वैसे तो सेल होता है, लेकिन क्रेडिटर किस चीज से बनता है? परचेज करने से, सेल करने से नहीं बनते। तो जब क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो पूछेगा तो ऊपर परचेज आएगी। दो चीजों में याद करना है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो के केस में कॉस्ट होती है और क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो में ऊपर परचेज होती है, बाकी सब में ऊपर सेल ही आएगी। ये इंपॉर्टेंट बात है। चलिए जी, ये मैंने यहाँ पर एकदम शॉर्ट में लिख दिया। लिक्विडिटी रेशियो कौन कौन से होते हैं सर? करंट, एक क्विक। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो कौन सा होता है सर? नेट प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, आरओई, ईपीएस, ये सब प्रॉफिटेबिलिटी होते हैं। इफिशिएंसी कौन सा होता है? एसेट टर्नओवर, इन्वेंटरी टर्नओवर। सोल्वेंसी कौन सा होता है? डेट टू इक्विटी, इंटरेस्ट कवरेज। ये बिल्कुल शॉर्ट में एक जगह लिख दिया। उसके बाद ये क्वेश्चंस दे दिए, आपने करने हैं। ये वाला चैप्टर भी आज खत्म, आपने करके लाना है। न्यूमेरिकल भी करने हैं और थ्योरी भी करने हैं, आराम से हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जिसने लेसन अच्छे से पढ़ लिया होगा उसका। आज है थर्सडे, आज वेडनेसडे है क्या? वेडनेसडे ऐसा लग रहा है कि छुट्टी कर दूं। वेडनेसडे हो गया, अभी तो थर्सडे भी बचा है, फ्राइडे भी बचा है ना? सर प्राइस टू बुक रेशियो जरा बताइए ना। प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो, प्राइस ऊपर और बुक वैल्यू मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू। कैसे निकलती थी? इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस एक्सपेंसेस डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर, इसे बोलते थे इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर। भाई इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब इक्विटी शेयर रिजर्व वगैरह जोड़ दो, इंट्रिंसिक वैल्यू होगी, उसे नंबर ऑफ शेयर्स डिवाइड कर देंगे तो एक शेयर की निकल आएगी। तो ये इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर आई, इससे डिवाइड करना है प्राइस पर शेयर को, तो इसे बोलते हैं प्राइस अपॉन बुक वैल्यू। ठीक, तो बुक यदि किसी कंपनी का बुक वैल्यू ज्यादा है प्राइस उसका तो क्या अच्छी 500 चल रहा है और बुक वैल्यू निकल गई 700, फट से खरीद लो, देर मत लगाना। कैसा कैसा सर? आप कहना चाह रहे हो एक कंपनी का शेयर 500 रुपए का चल रहा है रेट मार्केट में और उसकी बुक वैल्यू 700 रुपए पर शेयर है, तो फिर तो फट से खरीद लो। ऐसा कभी होता ही नहीं। अगर कोई मिल जाए ऐसा तो एकदम से ले लो शेयर को।
नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ सर, यदि किसी कंपनी का बुक वैल्यू पीबी रेशो ज्यादा है हाँ, तो उसका क्या मतलब है, और या पीबी रेशो कम है तो उसका क्या मतलब है? प्राइस टू बुक वैल्यू जितना कम होगा कंपनी उतनी बढ़िया, क्योंकि प्राइस बुक वैल्यू के अपेक्षा उतना ज्यादा नहीं है। प्राइस टू बुक वैल्यू का मतलब क्या है, अगर मान लीजिए किसी कंपनी का प्राइस भी 500 है और बुक वैल्यू भी 500 है तो 1 आएगा, लेकिन अगर प्राइस 1000 हो गया और बुक वैल्यू 500 है तो 2 आएगा। मतलब प्राइस जितना ज्यादा होगा बुक वैल्यू से उतना ही ज्यादा आएगा ये रेशो। तो प्राइस ये वाला रेशो जितना कम हो जाए उतना बढ़िया, उतनी वैल्यूएशन बढ़िया। टाइटन का सर जैसे देखिए तो प्राइस टू बुक रेशो काफी ज्यादा है। काफी ज्यादा है, मतलब वैल्यूएशन है बहुत ज्यादा है। पीई रेशो, इसे पीई रेशो से भी नाप सकते हैं, प्राइस अपॉन अर्निंग भी देख सकते हैं। ये भी अगर ज्यादा हो तो उसे लिखते नहीं है, और प्राइस अपॉन बुक वैल्यू भी अगर ज्यादा हो तो बेकार है। दोनों चीजें कम होनी चाहिए। कर्नाटका बैंक का था। सर बुक वैल्यू का, सर बुक वैल्यू को हम डेट ऐड किया तो एंटरप्राइज वैल्यू हो जाएगा ना सर, उसमें ऐड किया तो। जी हाँ जी, अगर बुक वैल्यू में डेट और ऐड कर दो तो वो एंटरप्राइज वैल्यू का फॉर्मूला बन जाता है। सर सर, ओके सर। सर एक बार स्क्रीनर में निकाल के समझा दीजिए ना, क्या वो बुक वैल्यू वाला और पी रेशो वाला, कोई एक एग्जांपल लाइव। ये तो खुद कैलकुलेट हुआ हुआ मिलता है, आपको खुद नहीं कैलकुलेट करना। कंप्यूटर पे तो स्कैनर में खुद कैलकुलेट हुआ हुआ मिलता है, और पेपर में जो उसमें क्या समझा। हाँ सर, जैसे मैं एक चीज पूछ रहा था, जैसे अपन ने, हमको पता कैसे चलेगा कि हमें कौन से स्टॉक में रिसर्च करनी है? रिसर्च करना तो मान लीजिए हम सीख गए, लेकिन हम स्टॉक निकालेंगे कैसे कि किस में रिसर्च करनी है? स्टॉक तो 4-500, वो 4-5 हजार है मार्केट में, बताता हूँ मैं कैसे तो वो करता हूँ। कैसे निकालेंगे? देखो जो आपके क्वेश्चन है ना, ये सारे क्वेश्चन मेरे हुआ करते थे, और इसका आंसर ना अगर आप खुद ढूंढोगे तो आप एनालिस्ट बन जाओगे। और अगर हमेशा हाथ पकड़ के मैंने ही चलाया ना, तो फिर आपको हमेशा मेरी जरूरत लगेगी। और कोई बहुत बड़ा आंसर नहीं है इसका, अगर आप थोड़ा सा दिमाग पे प्रेशर डालोगे तो कल तक आपको उसका आंसर मिल जाएगा। और अगर मैं दूंगा तो अभी दे दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि इसका आंसर ना खुद निकाल लो, मतलब इसका ही नहीं, और भी चीजों का आंसर ना खुद निकालो। निकल जाएगा, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। चलो, अगर आपका क्वेश्चन ये है सर कौन से स्टॉक की रिसर्च करें, भैया मैं बताने थोड़ी आऊंगा या कोई और मुझे बताने थोड़ी आता है। आपको जो स्टॉक बढ़िया लगे उसकी करो। जैसे मान लो आपको कौन से सेक्टर की नॉलेज है, जैसे मुझे बैंक की नॉलेज है, क्योंकि बैंक में क्या होता है सर, बैंक ब्याज पे पैसा लेता है, ब्याज पे पैसा दे देता है आगे, कुछ पैसा उसका मर जाता है, कुछ पैसा उसका अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में और कुछ अपना सैलरी वगैरह में लग जाता है, बाकी उसका प्रॉफिट होता है। तो बैंक को एनालिसिस करना मुझे थोड़ा इजी लगता था, और बैंकों से भी ज्यादा इजी मुझे फाइनेंस कंपनी एनालिसिस करना लगता था, क्योंकि बैंक के साथ तो 100 तरह की टेंशन है, ये करो वो करो वो करो। फाइनेंस कंपनी का सिंपल है, बस वो पैसा उधार लेती है और दे देती है, बाकी ना वो एफडी करती किसी की, ना कुछ ना कुछ ना कुछ, ना वो कुछ और करती। तो सर बैंक तो डीमेट अकाउंट भी खोल देता है, बैंक तो बैंक गारंटी भी बनाता है, बैंक तो एटीएम भी इशू करता है, उसके चार्जेस भी लेता है। बैंक में तो 100 तरह की इनकम है, लेकिन फाइनेंस कंपनी में सिर्फ एक ही इनकम होती है, भैया इंटरेस्ट आता है। तो मैंने सबसे पहले फाइनेंस कंपनी को ही एनालिसिस करना स्टार्ट किया था। तो आप लोग भी जब एनालिसिस करें तो पहले फाइनेंस कंपनी से स्टार्ट करें, कि सर हम फाइनेंस कंपनी के अलावा और कोई कंपनी को एनालिसिस करेंगे ही नहीं। अब उसके लिए आप क्या करो, कोई सी भी एक कंपनी उठा के बैठ जाओगे। जैसे मान लो सर मुझे तो फाइनेंस कंपनी से सबसे बढ़िया मुथूट फाइनेंस लगती है, तो आप मुथूट फाइनेंस को लेकर बैठ गए या मन्नमपुरम को लेकर बैठ गए। आपने उस एनालिसिस करा, उसका पीई रेशो भी चेक किया, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी भी चेक करी, सर पिछले 10 सालों में 5 सालों में उसका प्रॉफिट कैसे कैसे बढ़ा है। कंपनी के बारे में भी पढ़ा, सर पहले कितनी ब्रांचेस थी, अब कितनी है, कितना गोल्ड लोन दे रही है, वो कितने किलो गोल्ड है इनके पास। आपने सब कुछ पढ़ लिया। सब कुछ पढ़ने के बाद आपको मुथूट फाइनेंस या मन्नपुरम के जो भी आपने पढ़ा, मन्नपुरम के बारे में पूरा सब कुछ पता चल गया। तो आपने मन्नमपुरम के बारे में सब कुछ पता कर लिया, फिर आपने मुथूट को भी देखना शुरू करा। अब जब आप मुथूट देखोगे, क्योंकि मन्नमपुरम का सारा डेटा आपको याद है, तो जब आप मुथूट देख रहे होंगे तो आप उसे कंपेयर कर पाओगे। फिर आप मुथूट को मन्नमपुरम से कंपेयर करो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में भी करो, सेल्स में भी करो, पीई रेशियो में भी करो, मार्जिन में भी करो, सर कितने मार्जिन है, और बेड डेट्स में भी करो, सर में कितना पैसा, कितने परसेंट पैसा मर जाता है, उस पर भी करो। सर ये किसी और तरह की इनकम तो नहीं ले रही, वो भी करो। तो आप इन दोनों को कंपेयर कर पाओ, कंपेयर करके आपको पता चलेगा मुथूट और मन्नमपुरम में से कौन सा ज्यादा बढ़िया है इस टाइम पर, ये आप डिसाइड कर लोगे। ये डिसाइड करने के बाद स्कैनर पे जाना, आपको 4 फाइनेंस कंपनी और मिल जाएंगी। तो उसमें आपको श्रीराम फाइनेंस आ जाएगा, आईआईएफएल आ जाएगा, और भी 3-4 कंपनी आ जाएगी। अब आप उन 4 कंपनियों को एनालिसिस करके और 6 की 6 कंपनी को कंपेयर करोगे, और फिर 6 कंपनियों में से कोई 2 बेस्ट निकाल लोगे। जब आप वो 2 बेस्ट निकाल दोगे तो आपको पता चल जाएगा कौन सी कंपनी पे एनालिसिस करना है। अब आपको पता लग गया कि ये 2 कंपनियां बेस्ट हैं, इन 2 पे करो, इन 2 का शेयर खरीद दो।
जब भी आप रिसर्च करते हो तो पहले कोई एक कंपनी पकड़ते हो, फिर उस एक कंपनी के सारे कॉम्पिटिटर पकड़ते हो, और सारे के सारे कॉम्पिटिटर पकड़ने का तुम सबका करते हो एनालिसिस, सबको करते हो कंपेयर करने के बाद आपको जिसके रेशियो सबसे बढ़िया लगते हैं, आपको लगता है यार इसमें पैसा कम लग रहा है और मेरे को मार्जिन ज्यादा हो सकता है, ये तो कम पीई पे काम कर रहा है, ये तो अपनी बुक वैल्यू से भी आधे पे काम कर रहा है, जो भी तुम्हें बेस्ट लगे, फिर तुम धीरे धीरे उस वैल्यूएशन रिपोर्ट निकालते हो, सर इसे खरीदो, फिर जब वो रिपोर्ट निकाल लो मुझे भेज देना, फिर मैं उसके धज्जे उड़ा दूंगा, तुमने यहाँ पे कर दिया, तुमने सर मैंने एक व्हाट्सएप पे शेयर किया है, एक बार थोड़ा इसको देखेंगे। व्हाट्सएप पे देख लेते हैं, क्यों नहीं देखेंगे। अगर हमारा आपने भेजा है वरुण बिवरेज का, सर उसकी मार्केट कैप है लगभग 1,82,000 करोड़ की, सर उसका करंट प्राइस चल रहा है 540 और हाई लगाया उसने पूरे साल में 700 रुपए का और 400 रुपए का। स्टॉक का पीई चल रहा है 70 का, बुक वैल्यू है 50 रुपए, 50 रुपए का स्टॉक 540 चल रहा है, और पीई भी 70 गुना चल रहा है, अर्निंग से 70 गुना पे चल रहा है, डिविडेंड यील्ड भी कुछ खास नहीं है, सिर्फ 20 पैसे है, मतलब अगर कोई 100 रुपए लगाएगा तो उसे 20 पैसे का डिविडेंड मिलेगा उस पूरे साल में। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 25% है, देखो 25% रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत ज्यादा होती है, रिटर्न इक्विटी भी 22% है, ये भी बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि देखो रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड ज्यादा है, इसी वजह से इसका पीई रेशियो इतना ज्यादा है, इसी वजह से इसको इतना ज्यादा वैल्यूएशन मिल रहा है। फिर हम चेक करेंगे वरुण बिवरेज जैसी दूसरी कंपनी, पीयर लिखा हुआ है ना, पीयर, इस पे जाएंगे और वहां पर वरुण बिवरेज के अलावा और कंपनियों के भी प्रॉफिट मार्जिन रेशियो और पीई रेशियो देख लेना। जरा ध्यान समझो, जो कंपनी 25% कमा रही है वो 70 का पीई ले रही है, लगभग 3 गुना। तो अगर कोई कंपनी 15% कमा रही है तो उसका पीई 45 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, अगर कोई कंपनी 15% कमा रही है तो उसका पीई 45 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये 25 कमा रही है इसलिए इसका पीई 75 है, मतलब लगभग पीई 3 गुना पे काम कर रहा है। एफएमसीजी सेक्टर की अगर कोई बिवरेजेस की कंपनी है तो 3 गुना पे काम कर रहा है। चलो अब आपके कहने पे वरुण बिवरेज या किसी ना किसी कंपनी का थोड़ा सा एनालिसिस कर ही लेते हैं कि कंपैरिजन करके हम एनालिसिस कैसे करते हैं। हालांकि एनालिसिस करने के लिए और भी चीजें देखनी पड़ती हैं, लेकिन कंपैरिजन करके कैसे करते हैं वो मैं दिखाई देता हूँ, जब आपने आज कह ही दिया और लेसन भी पूरा हो गया है। चलो मैं आपको बताता हूँ, सबसे अच्छी फाइनेंस कंपनी पे कर दूं या वरुण बिवरेज पे ही करना है? किसी के भी कर दीजिए सर, जो हमें समझ आ जाए, ना तो इसमें कर दो। समझ में जल्दी फाइनेंस कंपनी आएगी तो फाइनेंस कंपनी पे कर रहा हूँ। ओके। चलिए खुल गया, और यहाँ पर मैंने एक फाइनेंस कंपनी लगा दी आपके लिए, मन्नमपुरम। ये आपके सामने आ गया। मन्नमपुरम के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। मन्नमपुरम की मार्केट कैप है 19,000 करोड़, करंट प्राइस है 225 और वो 250 से 138 तक के बीच में घुमा है, यानी कि अपने हाई से 20% नीचे है और अपने लो से तो लगभग वो 30-40% ऊपर है। चलो, यानी कि सस्ता शेयर नहीं है इस रेट पे। चलो, स्टॉक का पी सिर्फ 9 का है, बुक वैल्यू 148 चल रही है, उसका रेट क्या चल रहा है इसमें 225, अपनी बुक वैल्यू से सिर्फ 1.5 गुने पे ही चल रहा है। डिविडेंड यील्ड भी 1.5% की आ रही है, साल में 1.5% आपको डिविडेंड दे देता है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है इसकी 14%, वेरी गुड। रिटर्न ऑन इक्विटी है इसकी 20%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड थोड़ी सी कम है, रिटर्न ऑन इक्विटी ठीक है। फेस वैल्यू इसकी 2 रुपए। थोड़ा सा और पढ़ते हैं इसके बारे में, अबाउट वगैरह पढ़ लेना, कंपनी कब शुरू हुई थी, कैसे कैसे काम करती है, सब लिखा होता है यहाँ पे, ये पढ़ लेना। उसके पढ़ने के बाद हमने इसके कंपनी के पॉजिटिव पॉइंट देखे, प्रोज एंड कॉन्स आर मैचिंग, मैच मशीन जनरेटेड, ये आप पढ़ लोगे, इसके है ही नहीं कोई खास, बस कंपनी हैज अ लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो लो है, और फाइनेंसिंग कंपनी में इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कम ही होता है, क्योंकि उन्हें ब्याज का ही तो काम करना है। अब चलो इन्हें कंपेयर करते हैं। सर हम कंपेयर करने के लिए मैंने इसको ले लिया अपने एक्सेल शीट उस पे, जिससे कि आपको समझा सकूं। दिख रहा है? ओके, दिख रहा। यस सर, यस सर। स्टार्ट कर रहा हूँ। सर हम कर रहे थे मन्नमपुरम पे। अब हम मन्नमपुरम करते करते हमने इस मन्नमपुरम के बारे में बहुत कुछ समझ लिया सर। 20-25% की उसकी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और 75 के वो पीई पे चलता है, ये हमने पता कर लिया। अब हम थोड़ा सा एनालिसिस और करेंगे जरा सा। देखिए मन्नमपुरम की हम बात कर रहे थे सर, इसका पीई रेशियो है 9, सर इसका पीई रेशियो है 9 से 10 के बीच में, और हमने देखा सर इसका जो है, अरे यार ये रहा सर, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी कितना है
10 10.5। तो हमने एक बात समझी कि सर अगर कोई कंपनी 10 10.5% कमा रही है तो मार्केट उसको कितने का, सॉरी 13 13.5, 13 हाँ कंपनी 13 13.5 14% कमा रही है तो मार्केट उसे 9 10 का पीई दे रही है, मतलब लगभग 90% का पीई मिल जाता है, मन्नमपुरम जैसी कंपनियों को मिल रहा है। लेकिन फिर हमने देखा मुथूट फाइनेंस 13.5% कमा रही है तो उसका पी 13.5 से कम होना चाहिए, लेकिन मुथूट फाइनेंस को कितना मिल रहा है 18 का। फिर इसके बीच में हमने रीजन चेक करा। जब आप रीजन चेक करोगे तो आपको पता क्या पता चलेगा, मन्नमपुरम का 90% जो है ना गोल्ड लोन से आता है। मन्नमपुरम 90% जो इनकम करती है वो गोल्ड लोन से करती है। मतलब अगर आरबीआई ने गोल्ड लोन पे कुछ भी बुरा बोल दिया तो सबसे पहले मन्नमपुरम डूब जाएगा, जैसा कि आज हुआ। आरबीआई ने बोला कि गोल्ड लोन पे हम कुछ नई गाइडलाइन लाने वाले हैं जिससे कि गोल्ड लोन करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो मन्नमपुरम की 90% इनकम गोल्ड लोन से थी, 10% रद्दी रुद्दी बेचने से, तो मन्नमपुरम टूटा 10%। सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, मुथूट की है 90, मुथूट की 90% है वो टूटा 10%। मन्नमपुरम की है 50% तो वो थोड़ा कम टूटा। और आईआईएफएल की तो और भी कम है क्योंकि वो तो और तरह के लोन भी करता है, वो सबसे ही कम टूटा क्योंकि नेगेटिव था ये गोल्ड लोन कंपनी के लिए। अब मुथूट फाइनेंस तो पूरा का पूरा गोल्ड लोन से ही करती है काम, तो वो पूरा ही टूट गया। मन्नमपुरम 50% गोल्ड लोन देती है, बाकी वो कुछ और तरह के होम लोन वगैरह भी देती है, तो इसलिए वो आधा ही टूटा। ठीक है, तो चलिए अब आगे बात करते हैं। सर मन्नमपुरम जो है 13 का 14 का परसेंटेज का प्रॉफिट निकाल रही है, लेकिन उसे पी मिल रहा है 9.5 का। क्यों सर? इसलिए मिल रहा है ऐसा, उसकी मार्केट कैप देखो कितनी है, सिर्फ 19,000 करोड़ की। छोटी कंपनी को पीई कम मिलता है और बड़ी कंपनी क्योंकि जो सेफ होती है इसलिए उसे पीई थोड़ा ज्यादा मिलता है। अब जरा दूसरी कंपनी पे आए सर, अब मुथूट पे। सर वो 13.5% कमा रही थी लेकिन फिर भी उसे पी कितना मिल रहा है 18 का। क्यों? क्योंकि सर वो थोड़ी बड़ी कंपनी है। चलो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। सर 11% कमा रही थी हमारी श्रीराम फाइनेंस, और वो बड़ी कंपनी है इनसे भी, इन दोनों से भी बड़ी है, लेकिन उसको पी 14 का ही मिल रहा है। इसका कारण क्या है सर? वो रिस्की सेक्टर में काम कर रही है, वो ट्रक वगैरह पे लोन देती है, वो भी पुराने ट्रक पे। अब ट्रक ड्राइवर भाई साहब, यूपी वाला ट्रक ड्राइवर 2 महीने यूपी वापस ही नहीं आता, वो गुजरात में और महाराष्ट्र में चला रहा है ट्रक। ना वो ट्रक मिलेगा कंपनी को, ना ट्रक ड्राइवर मिलेगा, तो पैसे किससे लेगी? तो ये बहुत रिस्की सेक्टर में काम करते हैं, इसलिए इसको पीई थोड़ा कम दिया जाता है। चलो अगली कंपनी पे बात करते हैं सर। अगली कंपनी चोलामंडलम। सर ये तो सबसे कम कमा रही, 10.5% इन सब कंपनियों में सबसे कम, और 10.5% कमाने के बाद भी पीई से सबसे ज्यादा मिल रहा है। क्योंकि चोलामंडलम जो काम करती है, ये देखो ये जितनी भी कंपनी आती है छोटे सेक्टर में काम कर रही थी। कोई गोल्ड लोन में कर रही थी तो कोई अनसिक्योर्ड में कर रही थी, लेकिन चोलामंडलम होती है सर वो सिक्योर्ड सेक्टर में काम करती है, वो होम लोन वगैरह देती है और बड़े लेवल का लोन देती है, और कंपनी भी इन चारों में सबसे बड़ी है, इसलिए सबसे ज्यादा पीई रेशो मिल रहा है। बजाज होल्डिंग की बात करते हैं सर। बजाज होल्डिंग 13 के मल्टीपल 13 का परसेंटेज कमाती है और सिर्फ 16 का पीई मिल रहा है, मतलब ठीक मिल रहा है ऐसे। और वैसे भी ये होल्डिंग कंपनी है, होल्डिंग कंपनी को तो वैसे ही पीई कम मिलता है। इसी की जगह पर अगर बजाज फाइनेंस देख लोगे तो वो 11% कमा रही है, 13 से भी कम कमा रही है 11, लेकिन उसको पीई मिल रहा है 34 का, क्योंकि ये सिंपल फाइनेंस कंपनी और बिल्कुल सेफ कंपनी, और देखो सबसे बड़ी मार्केट कैप है इसकी, मार्केट कैप के हिसाब से सबसे ज्यादा है, इसलिए उसको पीई ज्यादा मिल रहा है। तो किस कंपनी को पी ज्यादा मिलेगा, किस कंपनी को कम मिलेगा, ये मार्केट डिसाइड करता है। आप तो सिर्फ ये डिसाइड कर सकते हो कि मैं ज्यादा पी वाली लूंगा या नहीं लूंगा। अब जैसे देखो जियो फाइनेंस का पी है 87, कोई पागल ही होगा लेगा, और कंपनी की आरओसी कितनी है 1%। 1% कमाने वाली कंपनी को 88 गुना पे कोई क्यों खरीद देगा? जियो फाइनेंस में पैसा लगाना सबसे बड़ी बेवकूफी है। किसमें लगाना चाहिए सर? चलो अब ये देखते हैं किसमें लगाना चाहिए। मैं तीसरे नंबर की कीमत कैपिटल के कारण, हाँ जी, ये मार्केट कैप के साथ तीसरे नंबर पे है, इसलिए तीसरे नंबर पे है। मार्केट कैप के हिसाब से तीसरे नंबर पे है। वो तो जबरदस्ती लोगों को रिलायंस पे विश्वास है, उसे महंगे रेट पे खरीद रखा है। अगर ये शेयर 220 से टूट के 20 रुपए का हो जाए तो ये भी यहां से टूट के यहां आ जाएगा, और कोई बड़ी बात नहीं है। जिस तरह से इस कंपनी का प्रॉफिट कितना अच्छे, तो देखो जियो का प्रॉफिट है सिर्फ ये 300 करोड़। 300 करोड़ की कंपनी की मार्केट कैप कितनी है जी? ये 140 1,40,000 करोड़। 300 करोड़ का प्रॉफिट, 1,40,000 करोड़ की मार्केट कैप। क्या फायदा है इसे लेने में? कुछ फायदा नहीं है। रिलायंस जियो फाइनेंशियल का शेयर लेने का कोई फायदा नहीं है अभी, कम से कम 5 से 10 साल, 5-10 साल बाद अगर इसका प्रॉफिटेबिलिटी कहीं से बढ़ गई तो ले लेंगे। अभी कोई भाग थोड़ी जाएगा, कोई 1000 रुपए का थोड़ी हो जाएगा। लेकिन बस ठीक है, जो लोगों ने कर रखा है ये बुक वैल्यू के हिसाब से काम कर रहा है। अभी जियो फाइनेंशियल की बुक वैल्यू देखना, बुक वैल्यू का यहाँ कॉलम नहीं आया,
बुक वैल्यू ज्यादा है तो बुक वैल्यू के हिसाब से काम कर रहा है। जियो फाइनेंस का अगर सारी एसेट बेच दी जाए तो 150 से 200 रुपए आपको मिल जाएंगे, उसी के हिसाब से वो 220 पे काम कर रहा है। वो पीई के हिसाब से काम ही नहीं कर रहा, वो बुक वैल्यू के हिसाब से काम कर रहा है। ये कंपनी को अगर आज खत्म कर दे तो भी 200 रुपए तो मिल ही जाएंगे, इसलिए उसका रेट 200-220 के आसपास चल रहा है। लेकिन बुक वैल्यू पे कब तक काम करेगा? अगर कंपनी को प्रॉफिट ना आया तो डेप्रिसिएशन लग लग के बुक वैल्यू भी कम हो जाएगी, जो बिल्डिंग जो फर्नीचर है वो भी खत्म हो जाएगा, जो जो आपके पास सॉफ्टवेयर है उसकी भी वैल्यू कम हो जाएगी, तो धीरे धीरे बुक वैल्यू भी कम हो जाएगी अगर प्रॉफिट ना आया कंपनी को। तो चलिए अगर हम अब इन्हें कंपेयर करके ये डिसाइड करें कि हमें कौन सी कंपनी का शेयर लेना चाहिए मेरे हिसाब से, तो मैं अपने हिसाब से आपको बताऊंगा सर। एक तो मन्नमपुरम ले सकते हैं। मन्नमपुरम क्यों ले सकते हैं सर? ये सिर्फ 9 के मल्टीपल में मिल रही है। जरा ऊपर से नीचे तक देखो, सबसे कम मल्टीपल किसका है? इसी का है सर। सबसे कम पीई रेशियो इसी का है, मतलब सबसे सस्ती कंपनी कौन सी है? मन्नमपुरम फाइनेंस। थोड़े दिन पहले मैंने मन्नमपुरम खरीदने की सलाह क्यों दी थी? इसी वजह से दी थी कि मन्नमपुरम फाइनेंस सबसे सस्ती कंपनी है पीई रेशियो के हिसाब से। जब भी चलनी शुरू होगी सबसे तेज चलेगी, लॉन्ग टर्म के लिए मन्नमपुरम में पैसा लग सकता है। दूसरे नंबर पे कौन सी खरीदेंगे सर? दूसरे नंबर पे पीई किसका है? श्रीराम का। दूसरे नंबर पे पीई रेशियो किसका है? श्रीराम का। तो दूसरे नंबर की सस्ती कंपनी कौन है? श्रीराम। अब जरा ध्यान समझो, सारी की सारी कंपनियां कितने परसेंट कमा रही है? सारी की सारी कंपनियां 10.5 से लेके और 12-13% से ज्यादा तो कोई कमा ही नहीं रहा, मतलब 1.5% के अंदर ही है। तो सारी फाइनेंस कंपनियां लगभग सेम ही कमा रही है, तो इसलिए मार्जिन पे तो दिमाग लगाओ मत, बस इस पे दिमाग लगा लो पीई रेशियो किसका कम है। पीई रेशियो किसका कम है? श्रीराम फाइनेंस का और मन्नमपुरम का। तो अगर फाइनेंस कंपनियों में से मुझे कोई खरीदने को कहेगा तो मैं इन 2 कंपनियों के अलावा किसी में पैसा नहीं लगाऊंगा। और श्रीराम फाइनेंस तो इतनी बड़ी कंपनी है, 1 लाख करोड़ से ऊपर की कंपनी है, थोड़े दिनों में बैंक भी बन सकता है। बैंक बनने के लिए जो एलिजिबिलिटी है वो 1 लाख करोड़ की है। 1 लाख करोड़ की मार्केट कैप आपकी होनी चाहिए। लो 1 लाख करोड़ की मार्केट कैप है श्रीराम फाइनेंस की, और जो ऊपर की कंपनी है सबकी भी मार्केट कैप 1 लाख करोड़ से ऊपर है, ये भी जल्दी जल्दी फाइनेंस बैंक बन सकती है। तो हम सबसे पहले अगर मेरे को पैसा लगाने की बात की जाएगी तो मैं श्रीराम फाइनेंस में लगाऊंगा और मन्नमपुरम में लगाऊंगा, और किसी में नहीं लगाऊंगा। मुथूट में तो बिल्कुल नहीं लगाऊंगा, 90% गोल्ड लोन से रिलेटेड कारोबार करती है, इसका डाइवर्सिफिकेशन नहीं है, एक ही सेक्टर में है गोल्ड लोन में। मन्नमपुरम गोल्ड लोन भी करती है, पर्सनल लोन भी करती है, व्हीकल लोन भी करती है, इंश्योरेंस लोन भी करती है, बॉन्ड्स पे लोन भी कर देती है, म्यूचुअल फंड पे भी लोन कर देती है, तो ये बहुत सारे लोन करती है ना। लेकिन मुथूट फाइनेंस सिर्फ और सिर्फ गोल्ड लोन करती है। सर बहुत सारे जो म्यूचुअल फंड है, एक एक करके बोलिए। बहुत सारे जो म्यूचुअल फंड है इंडस्ट्री में, उन लोगों ने चोलामंडलम के शेयर बहुत खरीद के रखे हैं सर। खरीद रखे हैं ना, उन्हें लगता है ना चोलामंडलम इन फ्यूचर ग्रोथ करेगी। और एक और बात बताता हूँ, चोलामंडलम भी बहुत जल्दी बैंक बन सकती है। चोलामंडलम के जो प्रमोटर हैं वो बैंकिंग सेक्टर से ही हैं, वो बहुत जल्दी उसे बैंक बनाएंगे, इसलिए भी म्यूचुअल फंड्स वालों ने खरीद रखा है उसे। श्रीराम फाइनेंस को भी म्यूचुअल फंड वालों ने इसीलिए खरीद रखा है, वो भी हो सकता है आने वाले 2-3 साल में बैंक बने। और कोई भी पूछ रहा था अपनी क्वेरी, वो बोलिए, उसके बाद क्लास खत्म। मैं पूछ रहा था कि अब जैसे आपने ये बताया काम है, तो इसमें इंडस्ट्री की भी कोई मैटर करता है? क्वेरी समझ में नहीं है, दोबारा बोलिए। जो पीई इंडिविजुअल आपने बताया कि इंडिविजुअल हमने पी देखना है सभी का, तो हम कंपेयर इंडस्ट्री पी से भी कर सकते हैं, पूरी इंडस्ट्री का पी कितना है? देखो कुछ इंडस्ट्री ऐसी होती है जिसके अंदर पीई रेशियो हमेशा कम ही दिया जाता है, जैसे कि मेटल सेक्टर। आप टाटा स्टील का पीई देखोगे 4 या 5 मिलेगा, सारी की सारी मेटल वाली कंपनियों का पीई 4, 5, 9, 10 से ज्यादा किसी का मिलेगा ही नहीं। तो जो मेटल इंडस्ट्री होती है उनका पीई हमेशा कम ही रहता है, क्योंकि वो ज्यादातर लॉस ही करती है ना। ऐसे ही अगर आप किसी ऑयल मार्केटिंग कंपनी का देखोगे, आईओबी, एचपीसीएल, बीपीसीएल का पीई आपको थोड़ा कम ही मिलेगा, 12-15 के आसपास। तो वैसे पीएसयू सेक्टर का पीयू 60-70 तक चला जाता है, लेकिन आप इनका लिखोगे तो कम ही मिलेगा। लेकिन अगर आप एफएमसीजी का देखोगे तो हमेशा ज्यादा ही मिलेगा, जैसे आईटीसी का देखोगे, कोलपाल का देखोगे, मैरिको का देखोगे, डाबर का देखोगे, इनका पी 100, 120, 80 ऐसे होता है। तो इंडस्ट्री के हिसाब से पी मिलता है, क्योंकि ग्रोथ वाली इंडस्ट्री है, जितनी भी एफएमसीजी सेक्टर है ग्रोथ वाला है, तो इनका पी भी ज्यादा होता है। और जो क्या कहते हैं मेटल सेक्टर है, इनमें ग्रोथ है ही नहीं, इनमें तो ग्रोथ बची ही नहीं है, तो इसलिए ये स्टैच्यूटरी लेवल पे हो जाते हैं, मैच्योरिटी लेवल पे आ चुके हैं, इसलिए इनके पीई को कम कर दिया गया है। और फाइनेंस कंपनियों का आपको बैंकों का पी हमेशा ज्यादा मिलेगा, कोई सा भी बैंक देख लो 30-35 मिलेगा, लेकिन अगर आप फाइनेंस कंपनी देखोगे तो उनका पी 10-12 के आसपास मिलेगा। तो ये सेक्टर वाइज पी आपको याद हो जाएंगे जब आप एनालिसिस रोज रोज करोगे। मुझे इसलिए याद है कि मतलब हमें सिर्फ सेक्टर वाइज देखना पड़ेगा, कोई ऐसा तो नहीं होता कि हमें एक स्पेसिफिक पी, बी से नीचे कोई भी पी होगा तो बहुत ही अच्छा होगा, और ऊपर होगा अगर किसी कंपनी का पी 4 से कम है तो उसे आंख बंद करके खरीद लो,
बस शर्ते कि उस कंपनी का प्रॉफिट रेगुलर हो रहा हो, हर क्वार्टर में रेगुलर प्रॉफिट आ रहा हो, और उसके बाद भी अगर आपको पीई रेशो 10 से कम भी मिल जाए ना, 9 से कम, अगर रेगुलर प्रॉफिट की गारंटी है और 9 से कम 10 से कम पीई मिल जाए, इसका मतलब जितना कंपनी कमा रही है उसके 10 गुने पे शेयर ट्रेड कर रहा है। मतलब अगर कंपनी का शेयर आप खरीद लोगे तो आने वाले 10 साल में आपका शेयर फ्री हो जाएगा। 10 साल में आप इतना कमा लोगे उस कंपनी में कि जितना वो कंपनी, भाई 10 का पीई का मतलब यही है ना कि कंपनी इसका 10वां हिस्सा हर साल कमा लेती है, तो 10% का तो रिटर्न बहुत ज्यादा होता है अगर आपको शेयर में मिल जाए। तो अगर कंपनी, सर एक लास्ट क्वेश्चन था, वो इस स्क्रीनर में एक कंपनी डाली गई थी V2 रिटेल, अच्छा अपनी कंपनी का ही ये है सर मेरे पास में 10-15 साल से। V2 रिटेल, हाँ वी 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 अच्छा V2 रिटेल आ गया। इसको जरा एक बार एनालिसिस कर दीजिए सर। छोटी कंपनी है, बहुत छोटी, मार्केट कैप सिर्फ 5-6 हजार करोड़ की है, स्टॉक भी 86 पे चल रहा है, इतनी छोटी कंपनी में ज्यादा भी, और रिटर्न इक्विटी सिर्फ 10% का बेकार है, बुक वैल्यू भी सिर्फ 83 है। 83 की चीज 1700 रुपए कोई क्यों लेगा जिसका मार्जिन भी बहुत कम है? ऑपरेटर की कंपनी बिल्कुल निकल जाए 400 रुपए की रह जाएगी। जितने सालों से आपने रखी है, पीयर भी देख लो चलो इसके। सर जो दूसरी कंपनियां है ना, बड़े मार्केट कैप वाली देखेंगे, बड़े मार्केट कैप में तो यही है। काम क्या है इसका? टेक्सटाइल की कंपनी है, तो कपड़े की कंपनी है। अच्छा ये V2 रिटेल वी तो नहीं है? हाँ वी-मार्ट का है सर, वी-मार्ट का है ओरिजिनल। अच्छा तो ये वी मार्ट का है। तो अगर वी मार्ट है, देखो अगर ये एक्सपेंशन करेगा अपने और ज्यादा स्टोर खोलेगा तो बढ़ सकता है, लेकिन वैल्यूएशन के हिसाब से बहुत महंगा चल रहा है। लेकिन अगर वैल्यूएशन देखी जाए तो और भी जो शॉपर्स स्टॉप है वो 151 पे चल रहा है, इसका मतलब इस इंडस्ट्री में वैल्यूएशन ज्यादा ही मिलता है। मतलब आपको इसमें रख सकते हो आप इसे, लेकिन इसके मार्जिन रेशो बहुत कम है, 10% के मार्जिन पे काम कर रहा है। बल्कि इसकी जगह पर आप गणेश एकोवर्स ले लोगे ना, जो 24% पे काम कर रहा है, देखो 24% मार्जिन है और पीई इसका सिर्फ 13 है, ये ले लो अगर आपको इसी कंपनी में। लेकिन ये तो मार्केट कैप में बहुत छोटी है, बेकार है, भी लेने की जरूरत नहीं है, 73 करोड़ की कंपनी है, बेकार है। तो 4 करोड़ तो ऑलरेडी 4 करोड़ हाँ जी, प्रॉफिट सिर्फ 4 करोड़ है। हाँ तो छोटी कंपनी है, मतलब स्मॉल कैप की कंपनी है, इसलिए मैं मना कर रहा हूँ। वैसे अगर मैं वैल्यूएशन के हिसाब से देखूँ तो गणेशा कंपनी बढ़िया है, लेकिन इतनी छोटी कंपनी में लेने को हमेशा मना ही करता हूँ, क्योंकि इसके अंदर ना कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इशू हो जाते हैं। 2-4 करोड़ की कंपनी है, पता चल रहा है कंपनी कागजों में ही हो, क्या पता। तो इसलिए ऐसी कंपनी को लेने के लिए मना करता हूँ मैं। शॉपर्स स्टॉप का पीई बहुत ज्यादा है और मार्जिन भी कोई खास नहीं है, उसके बाद V2 रिटेल का मार्जिन भी कुछ खास नहीं है, लेकिन पीई शॉपर्स स्टॉप से थोड़ा कम है, तो आप होल्ड कर सकते हो V2 रिटेल को। बाकी अगर ओवरऑल पूछा जाए तो मैं इस वाले सेक्टर में घुसने को मना करूंगा। किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करो, इस वाली एक और चीज बता देता हूँ, पीई का मतलब होता है प्राइस अर्निंग रेशियो, कि आपकी अर्निंग से प्राइस कितने गुना है। अगर आपको इसको ही कंपेयर करो ट्रेंड से, ट्रेंड का भी तो यही काम है ना, TRENT, ट्रेंड। ट्रेंड कंपनी है सेक्टर की बड़ी कंपनी, अब ट्रेंड से कंपेयर करेंगे। चलो इसे हमें उसका डेटा तो याद हो ही गया, बहुत मोटा ट्रेंड। देखो ट्रेंड का पी 110 है क्योंकि वो 24% कमाते हैं, आप 10% कमा के भी उसे पी 100 का दे रहे हो, तो वो तो महंगी कंपनी है। जो आप V2 में बैठे हो, V2 में नहीं बैठना चाहिए आपको। और आप ये देखो, ये 20% कमा के पी सिर्फ 99 का ले रही है, ये 6% कमा के चलो पी कम है तो बेकार है। रेड टेप ले लो, देखो 30% कमा के पी 45 का ले रही है और बहुत कम पीई है, और क्या कहते हैं, रिटर्न कैपिटल पर बहुत ज्यादा है। तो अगर आपको इसी सेक्टर में बैठना है तो एक तो आप रेड टेप में बैठ सकते हो, देख लो। और जो आप V2 रिटेल बोल रहे थे ना, वो अलग है, वो झुट्टी कंपनी है। वी मार्ट रिटेल है ओरिजिनल कंपनी, वी मार्ट रिटेल है ओरिजिनल कंपनी, और इसका रिटर्न कैपिटल पर बिल्कुल खत्म है, 54 आधा % है। तो वी मार्ट रिटेल लॉस में चल रही है, वो भी नहीं लेनी चाहिए। तो अगर आपको पैसा लगाना ही है तो रेड टेप में लगा दो, रेड टेप के प्रोडक्ट मैं यूज करता हूँ, बहुत अच्छे हैं। रेड टेप में लगा दो, 30% के मार्जिन पे काम कर रही है और सिर्फ 45 के पी पे चल रही है, बहुत ही बढ़िया शेयर है। रेड टेप लगा दो। रेड टेप के बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं। रेड टेप 7-8 हजार करोड़ की कंपनी है, करंट मार्केट प्राइस 138 है, 116 का लो है, बिल्कुल लो पे मिल रही है, इस टाइम लेने में फायदा है। बुक वैल्यू सिर्फ 12 रुपए है, कोई बात नहीं, लेकिन रिटर्न कैपिटल पर 30% के लगा सकते हैं पैसा। थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं इसके बारे में। बाहर के ब्रांड होते हैं, दिया है
70% तो इसका हमेशा सारे साल रहता है हाँ जी रेड टेप ना मिर्जा इंटरनेशनल से निकली हुई है, डीमर्ज हुई है, ये मिर्जा इंटरनेशनल के नाम से लिस्ट थी और ये अपना कानपुर बेस्ड है। ओके हाँ कानपुर बेस्ड है और वहां से मतलब मिर्जा इंटरनेशनल थी इसकी मेन जो मदर कंपनी है वो अभी भी लिस्टेड है, पर वहां से इन्होंने इसको डिलिस्ट करवा के मदर रेड टेप के नाम से लिस्ट करा है, क्योंकि इसके शोरूम वगैरह देखोगे तो रेड टेप के नाम के ब्रांड नेम से खोल रहे हैं। रेड टेप बहुत बढ़िया कंपनी है। मैं इसके सारे कपड़े, मेरे पास रेड टेप की हैं ज्यादातर चीजें, और मैं तो मतलब इसके बारे में ज्यादा नहीं जानता। इसके कपड़े बढ़िया लगे थे तो मैं रेड टेप मंगा लेता हूँ। ऑनलाइन डिस्काउंट बहुत मिलता है, मैं मंगा के पहनता हूँ, बढ़िया बढ़िया क्वालिटी के हैं। जो स्वेट मार्केट में 2500 रुपए का था ना, रेड टेप वाले 1000-1200 में दे देते थे। तो मैंने वो मंगा रखे हैं बहुत सारे, वही पहन रहा हूँ मैं। ऑथराइज्ड कैपिटल वगैरह सब चीजों के बारे में लिखा हुआ है यहाँ पर। कंपनी हैज वन सब्सिडरी कंपनी नेमली मिर्जा। जो मिर्जा बंगला लिमिटेड है ना, वो इसकी सब्सिडरी कंपनी है, और ये सीनियर इन मिर्जा इंडस्ट्रियल से निकली हुई है। कंपनी का पार्टनर इन सेन इन मिर्जा इंडस्ट्रियल सप्लाई चेन एलपी हैविंग प्रॉफिट शेयरिंग ऑफ 52%। हाँ सब कुछ लिखा हुआ है इसके अंदर, बहुत बढ़िया चीज। जिसने भी बताया इसके बारे में उसे नॉलेज है मिर्जा के बारे में, वेरी गुड। तो रेड टेप में लगा सकते हो सर जी। V2 रिटेल में से पैसा निकाल के रेड टेप में लगा दो। एक साल में जितना लॉस आपका V2 रिटेल में है वो रेड टेप पूरा कर देगा। तो इस सेक्टर की सबसे बढ़िया कंपनी रेड टेप है वैल्यूएशन के हिसाब से। तो मेरे हिसाब से आपको कंपेयर करना आज बड़े अच्छे से आ गया होगा सबको। आया यस सर, यस अच्छा लगा सर। सर जी बोलिए। कई कंपनी के पी माइनस में भी रहती है। माइनस में पी होने का मतलब उसका प्रॉफिट नेगेटिव है, लॉस में है वो कंपनी। तो लॉस डिवाइडेड बाय प्राइस करेंगे तो नेगेटिव ही आएगा आंसर। तो लॉस वाली कंपनी को वैल्यूएशन करने का तरीका अलग होता है। मतलब उसे करंट लॉस के हिसाब से वैल्यू नहीं करते, उसे फ्यूचर प्रॉफिट के हिसाब से वैल्यू करते हैं। अगर उसमें इन फ्यूचर प्रॉफिट लग रहा है आ जाएगा तो फिर उसका पीई रेशियो फ्यूचर प्रॉफिट के हिसाब से निकालते हैं, ठीक है ना। तो उसे वैल्यूएशन करने का तरीका ही अलग होता है। वो मैं 8 में सिखाऊंगा आपको जब मैं ISM 8 पढ़ाऊंगा। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, और आज का सेशन मेरे हिसाब से बहुत फ्रूटफुल रहेगा, क्योंकि बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन करा दिए हैं आपको। बहुत सारे चैप्टर्स, एक चैप्टर खत्म हो गया, 2 चैप्टर खत्म हुए आज में। और अब आपका बैच ज्यादा दिन का नहीं बचा है, क्योंकि 8 चैप्टर हम खत्म कर चुके हैं। टोटल 11 ही पढ़ाने हैं।